कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आपने होली अच्छे से मना ली होगी और अब आपके जो 17 तारीख को जो आपका सामाजिक का पेपर है उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपकी 17 तारीख को जो पेपर होगा उसके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके जिसमें आपके टोटल 18 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इसमें आपके एमसीक्यू होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 6 रिक्त स्थान होंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 12 वन लाइनर होंगे। तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में आने वाले हैं। तो 12 और 18 ये 30 हो जाएंगे और 6 36, यानी कि पूरा जो पेपर होगा वो आपके 80 नंबर का होगा। 80 में से 36 नंबर का जो मैटर है वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो एक शब्द में उत्तर देना है, या एक अक्षर में उत्तर देना है, या आपको एक लाइन में उत्तर देना है। तो इस वीडियो में हम आपका जो 36 नंबर का जो मैटर है, इवन यहाँ की 36 से भी ज़्यादा नंबर आपका कवर होगा इस वीडियो में, क्योंकि हम और भी में जो इसमें मैटर कवर करने वाले हैं। कुल मिला के आपका आधा पेपर आपका ये आज का वीडियो कवर करेगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपके निश्चित रूप से 2022 का पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो वाले, 2023 और 2024 और इससे पहले के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनका भी आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। तो ये पूरी पीडीएफ है शेखावटी मिशन 100 की ओर से। तो इस पीडीएफ में हम इनके जो चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू किस चैप्टर से आएगा, रिक्त स्थान वाला किस चैप्टर से आएगा और वन लाइनर किस चैप्टर से आने वाला है, इन तीनों क्वेश्चन की तैयारी इस वीडियो में करने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपने ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉडल पेपर भी दे सकते हैं, टेस्ट के रूप में सारे उपलब्ध हैं और वन लाइनर वगैरह सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी। तो ऐप को डाउनलोड करके अपनी जो कक्षा 10 की टेस्ट सीरीज उसको जरूर एक बार विजिट करना। तो 17 मार्च को जो पेपर होगा वो बहुत ही शानदार होगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक पार्ट है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है, हिस्ट्री वाला जो चैप्टर आपका पहला चैप्टर है, ये चैप्टर आपके 4 नंबर का है। इसमें से आपके एक तो अब्बासदा का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान का आने वाला है और एक क्वेश्चन आपका लघुत्तरात्मक आएगा 2 नंबर का। तो हम इस वीडियो में इस पार्ट के 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे, अब्बासदा वाला और आपका रिक्त स्थान वाला। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन आएगा वो इस चैप्टर के कौन सा आने वाला है इस वीडियो में अच्छे से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी को स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया था। जो जर्मनी है उसको स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया था, तो 1971, इसको आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपकी यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की जो स्थापना है वो जूसेपी जो मैथ्सन है, इसने जो यंग इटली की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गया। देखो ये क्वेश्चन सभी जो आए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही क्वेश्चन लास्ट के 3 सालों में पूछे हुए हैं। ये जर्मेनिया वाला 2022 के पेपर में आया हुआ है। तो जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जर्मनी। सीधे उत्तर आपको बताऊंगा ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। अगला प्रश्न है कि उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक होती हैं। तो उगते सूर्य का जो किरणें हैं वो एक नए युग का सूत्रपात का एक प्रतीक करती हैं। तो नए युग का सूत्रपात का एक आपके प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था। इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो जब भी फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा मैटरनिक ने कहा था। किसने कहा था, ये मैटरनिक ने कहा था। तो ये 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है अब्बासदा के लिए। और रिक्त स्थान के क्वेश्चन के लिए आइए उनको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके रिक्त स्थान का ये है कि जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जो जनक है वो किसको कहा जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो ओटो वन बिस्मार्क का जो है उसको कहा जाता है। तो जर्मनी में एकीकरण जो हुआ था, राष्ट्र निर्माण जो हुआ था, वो बिस्मार्क के कारण हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि जर्मनी का एकीकरण का जो जनक है वो बिस्मार्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वीना का सम्मेलन जो कब हुआ था, 1815 में हुआ था। इसकी मेज़बानी किसने की थी। तो इसकी जो मेज़बानी है वो मैटरनिक ने ही की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीना सम्मेलन, जिसकी मेज़बानी 1815 में मैटरनिक ने की थी। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस सन में हुआ था। तो जिसको अपन यूके कहते हैं। तो यूके का जो गठन है वो 1707 में होता है। 1707 में यूके का गठन होता है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति की जो फ्रांसीसी क्रांति उसके साथ में हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के साथ में। तो फ्रांसीसी क्रांति कब होती है, तो 1789 में इनकी जो फ्रांसीसी क्रांति वो होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद की पहली व्यक्ति सन 1789 में, 1789 है और इसमें फ्रांसीसी क्रांति के साथ में इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जुत्सेप जो मेस्सी ने वो कौन था, तो ये इटली का एक क्रांतिकारी था। ये 5 क्वेश्चन आपके इसमें रिक्त स्थान के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और भी आपके जो एक वन लाइनर किताब है मैंने ऐप के अंदर डाल रखी है PDF के रूप में, तो उसको आप ज़रूर पढ़ लेना। 40-45 पेज की PDF होगी और आपके जो ये 3 जो क्वेश्चन है उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, और वो आपको मिलेगी 49 की जो ऑफर के हिसाब से। आपको होली के ऑफर चल रहा है अभी, तो 49 में इसको आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप उसमें ये सारी PDF अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में है आपके भारत में राष्ट्रवाद। अब दूसरे चैप्टर में आपका जो एक भी क्वेश्चन छोटा नहीं आएगा, इसमें एक ही क्वेश्चन बनेगा और वो भी आपके 4 नंबर का बनेगा। तो जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का एक, वो आपका इस दूसरे चैप्टर से आने वाला है। तो दूसरे चैप्टर में आपको क्या क्या तैयार करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह और नमक यांत्रिक जो दांडी मार्च वो आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपको जो याद करना है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। आपके 4 नंबर का क्वेश्चन इसी में से आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आपको एक करना होगा, तो इन 3-4 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण करना है। और फिर आपके हैं रोलट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो अपने क्या है, चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो एक तो आपको एक ग्लोबलाइजेशन की जो परिभाषा वो याद करनी है, ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो पहला जो इसमें आपके क्वेश्चन है वो आपके MCQ आएगा एक, तो एक आपका इसमें वन लाइनर आएगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। तो हम 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बाद में कवर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल MCQ वाले और आपके वन लाइनर वाले कवर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट बार आया था ये, और इससे पहले भी आया था कि 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी। तो लाइन में आपको हर शब्द में इसका क्वेश्चन मिलेगा। एक तो ये सन याद कर लेना है, 1890 में कौन सी बीमारी फैली थी अफ्रीका में, तो रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी। किस में फैली थी, ये पशुओं में फैली थी। किस में फैली थी, ये पशुओं में फैली थी। और ये एक घातक बीमारी है जो कि दक्षिण अफ्रीका में, ये अफ्रीका में फैली थी। अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर कब पड़ा था, तो ये 1929 में पड़ता है। तो इसका याद रखना, 1929 में सबसे बुरा असर पड़ता है। द ब्रेडन वुड्स नामक संस्था किस देश में है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ब्रेडन वुड्स नामक जो संस्था है वो अमेरिका में है। कहाँ पे, ये अमेरिका में है। नेक्स्ट है ब्रेडन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई, तो ब्रेडन वुड्स जो आपकी सम्मेलन है उसमें जो संस्था की स्थापना की गई थी वो है ILO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। ILO में इसकी जो स्थापना वो इसमें ब्रेडन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। नेक्स्ट है आपके, अच्छा, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन की जो जुड़वा संतान है वो किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताना। ब्रेडन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतान किसको कहा जाता है, आपको अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि ब्रिटेन की सरकार किसके दबाव में कॉर्न लॉ को समाप्त किया था। तो किसके, ये कॉर्न लॉ क्या है, जो मक्का होता है कॉर्न मक्का, उसके निर्यात से संबंधित है। जो मक्का होता है मेज, उसके निर्यात से आयात कर से संबंधित है ये। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के जो एक दबाव है उसके कारण इसको समाप्त किया था। फिर आपके वन लाइनर क्वेश्चन आएगा एक एक लाइन वाला। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि ये प्रथम विश्व युद्ध है के दोनों गुट देशों में शामिल देश कौन कौन से थे। तो एक तो आपको ये याद करना है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था, ठीक है। तो कमेंट करके बताना, देखिए आप में से कि प्रथम विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था, क्योंकि लास्ट बार आपके प्रश्न आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। ऑप्शन था आपके 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। तो आपके इसमें जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो आपके शुरू होता है 1939 से 1945 तक, तो ये 6 सालों तक चलता है, ठीक है। ये सेकंड वर्ल्ड वार है तो वो वाला। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और ये कितने सालों तक चला था, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया था। तो इसमें आपके एक तो मित्र राष्ट्र है, उनका नाम आपको याद रखना है। मित्र राष्ट्र कौन कौन है, जिसमें आपके ब्रिटेन है, फ्रांस है और रूस है, ये मित्र राष्ट्र हैं। और प्रश्न आपके ये भी आ सकता है कि मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। फिर केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की शामिल था। अगला प्रश्न आपका ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाले दूरी शक्तियाँ कौन कौन सी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूरी शक्ति, जो दूरी राष्ट्र वो कौन कौन से थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 6 वर्षों तक चलता है। कब से कब तक चलता है, तो 1939 से शुरू होता है और 1945 तक चलता है। और इसी ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी, आपने पढ़ा होगा अपनी संस्कृति जो निबंध है बदत आनंद वात्सायन वाली, सॉरी मैं क्यों लिखता हूँ, वो वाली जो आपके जो चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी का, उस संस्कृति उस जो निबंध में मैं क्यों लिखता हूँ निबंध में आपके इसी हिरोशिमा जो शहर है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय बम गिराए गए थे, तो उसके ऊपर ही वो वाला पूरी आपकी कविता है हिरोशिमा वाली। तो ये आपने जो उसमें हिंदी में भी पढ़ा था और ये आपके सामाजिक में भी वापस आया है।
तो सेकंड वर्ल्ड वार में जो आपके दूरी राष्ट्र थे वो कौन कौन थे? जर्मनी था, जापान था और इटली था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है कि रिंडरपिस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि अफ्रीका में 1890 के दशक में मवेशियों में, जानवरों में एक प्लेग की तरह पे एक बीमारी होती है। तो प्लेग की तरह जो फैलने वाली एक बीमारी है जिसका नाम क्या है? रिंडरपेस्ट है। और अफ्रीका में इस बीमारी से लगभग 90% से भी ज़्यादा पशुओं की मौत के मुंह में चले गए थे। इसी 1890 के जो 90 है, इसे याद रखना है। 90% से ज़्यादा लोग जो पशु हैं वो मर गए थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये एक बैंक का नाम है जिसको विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। तो इस नाम को आपको अच्छे से याद करना है कि कभी कभी विश्व बैंक का पूरा नाम भी आपको पूछ लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि वीटो क्या है? वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। तो वीटो क्या होता है? वीटो एक पावर होता है, शक्ति होती है, एक अधिकार होता है। वह अधिकार जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव पर खारिज करने का आधार बन जाती है। जिसके पास में ये वीटो पावर होता है ना, वो अगर किसी प्रस्ताव को जो नकार देता है, तो असहमत हो जाता है, तो फिर वो जो प्रस्ताव वो पूरा खारिज हो जाता है। फिर आपके चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है औद्योगिकीकरण का युग। इसमें आपके आएगा एक तो अबसदा का आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल इसके 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर में। तो ये 1 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर हो जाएंगे। तो इसका जो अबसदा का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो अबसदा का युग का जो प्रश्न है वो ये है। पहला प्रश्न आपके आया हुआ क्वेश्चन है कि नए युग का पहला प्रतीक किसको कहा गया है? तो भाई नए युग का जो पहला प्रतीक है वो कपास को कहा गया है। किसको कहा गया है? कपास को कहा गया है। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सूती कपड़ा जो मिल है उसकी रूपरेखा है वो रिचर्ड आर्कराइट ने की थी। तो रिचर्ड आर्कराइट का नाम आपको याद करना है। अच्छा, भारत में पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? और राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कमेंट करके बतानी है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिकरण की क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद कर लेना। जो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है? वो इंग्लैंड से शुरू होती है। जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। भाप का इंजन किसने बनाया था? तो ये बनाया तो था न्यूकोमैन ने, लेकिन इसका जो पेटेंट कराया था वो जेम्स वॉट ने करवाया था। तो फिर हम जेम्स वॉट का ही नाम याद रखते हैं क्योंकि जेम्स वॉट के नाम से इसका जो पेटेंट करवाया हुआ है। तो न्यूकोमैन जो है उनके द्वारा जो इंजन है इसको पेटेंट किसने करवाया था? तो न्यूकोमैन के द्वारा जो बनाया गया भाप का इंजन है इसका पेटेंट जो करवाया गया था वो किसने करवाया था? वो जेम्स वॉट ने करवाया था। इसलिए हम जेम्स वॉट को जो भाप का इंजन उसका आविष्कारक कहते हैं, जबकि असलियत जो आविष्कार है वो कौन है? इसका न्यूकोमैन है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है कि 100% ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेगा। 100% आपकी परीक्षा में आएगा कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो भाई स्पेनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो 1764 में हरग्रीव जो थे उन्होंने किया था। तो स्पेनिंग जेनी 1764 में, और किसने किया था? हरग्रीव ने किया था। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में जो पहली कपड़ा मिल है जो स्थापित हुई थी वो 1854 में स्थापित हुई थी। और कहाँ स्थापित हुई थी? ये मुंबई में स्थापित हुई थी। ठीक है, मुंबई आपको याद रखना है। पहला जो कपड़ा मिल है भारत का वो मुंबई में 1854 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत की पहली जो जूट मिल है वो 1855 में बंगाल में स्थापित हुई थी। और ये जो जूट है इस जूट को क्या कहा जाता है? इसको पर्सन भी कहते हैं। और ये गोल्डन फाइबर के रूप में इसको जाना जाता है। इसको गोल्डन फाइबर के दो या सुनहरा रेशा भी इसको हिंदी में कहा जाता है। तो हिंदी में इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है और उसको अंग्रेजी में गोल्डन फाइबर कहते हैं। और ये किसको कहा जाता है? पर्सन जूट को कहा जाता है। याद रखना, इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। प्रश्न आपके बनेगा यहाँ से, इसकी गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके कि अंग्रेज भारतीय अफीम का निर्यात किस देश में करते थे? तो ये चीन में करते थे। जो अंग्रेज जो थे वो भारतीय अफीम का जो निर्यात है वो चाइना में क्या करते थे? यहाँ से अफीम बेचते थे चीन में। कलकत्ता जूट मिल की स्थापना कब और किसने की? तो ये 1917 में हुक्मचंद के द्वारा की गई थी। 1917 में हुक्मचंद के द्वारा कलकत्ता जूट मिल की स्थापना हुई थी। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके अर्थात एशिया के लिए जो आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्राच्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न फिर आपके आता है 3 नंबर का। जैसे आपके प्रश्न आएगा जॉबर क्या है? ठीक है, प्राच्य से आप क्या समझते हैं? स्टेपलर क्या है? तो एक आपको स्टेपलर का भी नाम याद रखना है। स्टेपलर क्या होता है? स्टेपलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रेशों का हिसाब से ऊन छांटता है, तो उसको स्टेपलर कहते हैं।
और स्टेपलर ऐसा नहीं, वो पिन अप करने वाला जो स्टेपलर होता है वो वाला नहीं, ये अलग स्टेपलर है। नेक्स्ट है फिर आपके फुलर क्या है, तो जो व्यक्ति फुल करता है अर्थात चुनटों के सारे कपड़े समेटता है उसको फुलर कहा जाता है। पेशगी क्या होता है, तो पेशगी भारतीय किसानों को उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में किया गया जो अग्रिम भुगतान होता है उसको पेशगी कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके गुमास्ता क्या है, तो गुमास्ता जो होता है वो कंपनी में बुनकरों पर जो निगरानी रखने वाला होता है, माल इकट्ठे करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने का जो एक वेतनभोगी कर्मचारी तैनात होता है उसको गुमास्ता कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि छोटे क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर वो 5वां चैप्टर है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों ही एक नंबर के आने वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि 2 तो अब्बासदा के आएंगे और 2 आपके वन लाइनर आएंगे। तो अब्बासदा का वन लाइनर में और वन लाइनर का अब्बासदा में भी आ सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन याद होंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। पहला प्रश्न आपका ये है कि जो विश्व में सर्वप्रथम जो मुद्रण तकनीक है वो किस देश में विकसित हुई थी, यानी कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे आई थी, तो ये चाइना वाला लेके आए थे। चीन सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो लाए थे। तो मुद्रण की जो तकनीक है वो सबसे पहले कहाँ पे आई थी, चाइना में आई थी। नेक्स्ट आपके गुलामगिरी की जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है, सबसे फेमस ये राइटर हैं और याद कर लेना परीक्षा में छपेंगे ये क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, इनको गुलामगिरी का लेखक कहा जाता है। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने ही एक समाज की स्थापना की थी जिसको अपन सत्य शोधक समाज के रूप में जानते हैं। अच्छा, इनकी जो वाइफ का नाम क्या था जिनको भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है, तो इनकी जो वाइफ है उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था। अगला प्रश्न आपके कि बंगाल गजर पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स अगस्ट हिक्की ने। आमार जीवन जो आत्मकथा वो किसने लिखी थी, तो आमार जीवन जो आत्मकथा है वो रस सुंदर देवी ने लिखी थी। और ये जो आत्मकथा है वो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में, ये बांग्ला भाषा में। बंगाल गजट का जो प्रकाशन है, अखबार जो प्रकाशित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये जो बंगाल गजट जो अखबार है, देखो ऊपर तो ये पत्रिका इसका संपादन पूछा है और प्रकाशन की बात करें तो ये गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक छापेखाने का जो आविष्कारक है वो किसको कहा जाता है, तो आधुनिक छापेखाने का जो आविष्कारक है वो गुटनबर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गुटनबर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो आया था 1878 में। अगला प्रश्न आपका ये है कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, ये परिभाषा याद कर लेना। इससे बन रही जनमत की आंधी को निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो लुई जो सेबेस्ती है मर्सी है उसका है ये। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे आई थी, तो ये गोवा में आई थी। सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी वो कहाँ पर आई थी, गोवा में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवाद कौमुदी है, इसका प्रकाशन किसने शुरू किया था, तो संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। गुटेनबर्ग की पहली पुस्तक कौन सी है, तो गुटेनबर्ग की जो पहली पुस्तक है वो बाइबिल है। याद कर लेना, गुटेनबर्ग जो कि आधुनिक छापेखाने का जनक कहा जाता है, तो इन्होंने जो सबसे पहले किताब छापी थी वो कौन सी थी, बाइबिल छापी थी। अगला प्रश्न है कि 95 जो थीसिस है, 95 जो प्रसंग है, लास्ट बार आया था ये क्वेश्चन, तो ये किसने लिखा था, तो ये मार्टिन लूथर ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया, तो मुद्रण संस्कृति ने जो फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। ये तो हो गया आपके अवसद के क्वेश्चन। इन सभी प्रश्नों के टेस्ट भी उपलब्ध है आपके लिए, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी के टेस्ट होते हैं, आप ऐप के ऊपर जाके दे सकते हैं और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी इसके जो टेस्ट की रोजाना लिंक आपको मिलती है। प्रश्न आपका अति लघुतरात्मक में आएगा, वन लाइनर के 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ स्थापित हुई थी, तो 16वीं शताब्दी में जो गोवा है वहाँ पे सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है कैलीग्राफी क्या है, कैलीग्राफी कह दो या हिंदी में इसको सुलेखन कहा जाता है। तो कैलीग्राफी सुलेखन क्या होता है, तो कैलीग्राफी का मतलब होता है कि हाथ से सुंदर व सुडोल अक्षर में लिखने की जो कला होती है इसको कैलीग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मार्टिन लूथर कौन था ये, तो मार्टिन लूथर जो था वो जर्मनी का एक धर्म सुधारक था ये, और यह पोप और कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी था। इसलिए ने जो 95 थीसिस लिखी थी, याद कर लेना। वर्नाकुलर एक्ट जो प्रेस एक्ट है वो इसके ऊपर टिप्पणी बतानी है, तो 1878 में आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन लाया था ये, तो ये लाया था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का नाम आपको याद कर लेना है। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो पारित किया था, और इसके अनुसार भारतीय भाषा में छापने वाले समाचार पत्र पर सेंसर लगाने का अधिकार मिल गया था।
नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है कि मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। भाई मुद्रण क्रांति क्या है, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग। तो मुद्रण के आविष्कार, प्रिंटिंग के आविष्कार के बाद में स्थानीय भाषा में वृहद स्तर पर जो वस्तुओं का प्रकाशन किया गया। परिणाम स्वरूप उससे क्या हुआ, प्रिंटिंग आई तो उसके बाद में पुस्तकों की कीमतों में गिरावट आ गई, कई सारे पुस्तकें छपना शुरू हो गई और पुस्तकों की संख्या बढ़ने से पाठक वर्ग में भी इजाफा हुआ था। अगला प्रश्न आपका ये है कि महाराष्ट्र की ऐसी 2 महिलाओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों को दयनीय दशा के बारे में लिखा है। तो ये भाई ताराबाई सिंधे हैं और पंडिता रमाबाई हैं। इन दोनों ने जो उच्च जात की जो नारियां हैं उनकी दयनीय जो दशा उसके बारे में 1880 में लिखा था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के 2 प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव के विरुद्ध लिखा था। तो महाराष्ट्र के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब और मद्रास के थे रामास्वामी नायकर। दोनों का नाम आपको याद करना है जिन्होंने जातिगत प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव के विरुद्ध लेखन का कार्य किया था। फिर आपका अगला प्रश्न आता है कि फ्रांस की उन 2 विचारकों के और लेखकों के नाम लिखिए जिनके लेखों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की थी। तो वो थे, एक तो वाल्टेयर थे और एक आपके रूसो। तो वाल्टेयर और रूसो दोनों फ्रांस के विचारक हैं, लेखक हैं, जिन्होंने इनके लेखन के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की थी। मार्को पोलो कौन था। तो भाई मार्को पोलो जो था वो इटली का एक महान खोजी यात्री था और वह चीन से इटली तक में जो वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक लेकर आया था। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भाई चीन से इटली में वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक कौन लेकर आया था। तो मार्को पोलो लेके आया था। अगला प्रश्न आपका ये है कि जो कितागावा उतमारो है वो कौन था। तो कितागावा जो उतमारो है वो एक जापान का प्रसिद्ध एक पेंटर था, चित्रकार था। उसने उक्यो नामक चित्रशैली का विकास का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न आपका ये है कि भारत में पहली हिंदुस्तानी अखबार कौन सा था और इसका प्रकाशन किसने किया था। तो भारत का जो पहला हिंदुस्तानी अखबार था वो बंगाल गजट था और इसका जो प्रकाशन किया गया था वो गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। उन लेखिकाओं के नाम बताइए जिनके लेखों से नारी को परिभाषा उभरी है। तो एक तो जे ऑस्टिन है और दूसरा आपके ब्रांड बहिने हैं और जॉर्ज इलिबट है। नेक्स्ट है संवाद जो कौमुदी समाचार पत्र हैं, इसका प्रकाशन किसके द्वारा और कब हुआ था। तो संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र है वो राजा राम मोहन राय ने प्रकाशन करवाया था और ये कब हुआ था, 1821 में हुआ था। नेक्स्ट है आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो योहान गुटेनबर्ग ने किया था। तो योहान गुटेनबर्ग को आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का जो एक आविष्कारक या फिर इसको जनक भी कहा जाता है। गुलामगिरी के रचयिता कौन है और इस पुस्तक की रचना कब हुई। तो गुलामगिरी हमने ऊपर चर्चा की थी कि ये 1871 में जो ज्योतिबा फुले हैं उनके द्वारा लिखी गई थी, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा ये लिखी गई थी। इनकी वाइफ का जो नाम था वो आपको पता ही है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी जिनको अपन सावित्रीबाई फुले के नाम से जानते हैं। गीत गोविंद की रचयिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है जयदेव है। गीत गोविंद की रचयिता कौन है। तो जयदेव है। अगला प्रश्न है कि इंक्विजिशन क्या है। तो इंक्विजिशन क्या होता है कि एक जो कैथोलिक संस्था होती है इसको इंक्विजिशन कहते हैं, जो धर्म अदालत भी कहते हैं इसको। तो विधर्मियों की शिनाख्त करने, उनकी पहचान करने और उनको सजा देने का जो एक रोमन कैथोलिक संस्था है तो उसको क्या कहा जाता है, इसको इंक्विजिशन कहा जाता है या फिर इसको धर्म अदालत भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिटर किसे कहते हैं। तो भाई कंपोजिटर जो होता है वो छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहा जाता है। जो प्रिंटिंग के लिए काम करता है तो उसको कंपोजिटर कहा जाता है। फिर आता है आपका दूसरा जो अपना जो पार्ट है वो दूसरी किताब से, मतलब ये दूसरी किताब है आपके जिसका नाम आपकी समकालीन भारत वाली किताब है। तो संसाधन एवं विकास पहला पार्ट है आपके, इसमें 3 नंबर का पार्ट है। एक तो अबसदा वाला प्रश्न आएगा और एक आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हम अबसदा वाले क्वेश्चन या फिर वन लाइनर क्वेश्चन जो आएंगे वो उनको इस वीडियो में देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, अबसदा पूछे या फिर आपके वन लाइनर, इसमें से बनेगा एक। तो अवनलिका द्वारा सर्वाधिक अपर्दन, मर्दा का जो अपर्दन होता है वो किस क्षेत्र में होता है। तो अवनलिका के द्वारा जो सर्वाधिक मर्दा का अपर्दन होता है तो वो चंबल बेसिन में होता है। चंबल में आपने देखा होगा कई बड़े बड़े जो गार्ज या गड्ढे हैं वो चंबल बेसिन में देखने को मिलते हैं। काजू फसल की उपयुक्त जो सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है वो लाल लेटराइट मृदा है। तो याद रखें काजू की फसल के लिए लाल लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना हुआ है। तो ये लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। जैसे ईंट लाल होती है वैसे ही लेटराइट जो मृदा होती है वो लाल होती है। नेक्स्ट है रेगर मृदा या फिर इसको रेगूर मृदा भी कहते हैं। ये हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको रेगूर मृदा भी कहा जाता है। तो रेगूर मृदा या रेगर मृदा किसको मृदा को कहते हैं। तो ये काली मृदा को कहा जाता है। आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ किस नाम से जाना जाता है। तो आयु के आधार पर पुराना जो जलोढ़ है वो बांगर के नाम से जाना जाता है।
और नया जो जलोढ़ है उसको खादर के नाम से जानते हैं। तो पुराना जलोढ़ बांगर हो जाएगा और नया जलोढ़ खादर हो जाएगा। तो इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, बापू और नए जलोढ़ की खान, ठीक है। तो खादर और नया जलोढ़, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लेना, आपको याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उसको द्वार, चौ और तराई के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में बना जैसे हरिद्वार है, कोट द्वार है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में आई थी, उसके अनुसार जो निर्धारित वन क्षेत्र है उनका प्रतिशत कितना है? तो 33% जो भूमि है उस पर वन होने चाहिए। भारत में जो निम्नीकृत भूमि वो कितनी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर की जो भूमि वो निम्नीकृत है। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न भूभाग का जो भू आकृतिक भाग है इसका प्रतिशत कितना है? तो बात करें इसमें मैदान का, तो 43% आपका मैदानी भाग है, 30% आपका पर्वत है और 27% आपका पठारी भाग है। तो सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है, फिर आपका पर्वतीय भाग है और फिर आपके पठारी भाग है। एक पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमेश सर हैं। कौन है इसके लेखक? सुमेश सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की वकालत कब और किसने की थी? तो क्लब ऑफ रोम ने की थी 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य है वो भूमंडलीय सतत पौष्टिक विकास को हासिल करना, ये एजेंडा जो 21 है उसका मुख्य उद्देश्य है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि भारत जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है वो कब और कहाँ हुआ था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो जून 1992 में ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, तो वहाँ पर पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट है आपके समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन जो राष्ट्र की संपदा होती है? तो समुद्र में जो समुद्र की जो किसी देश की सीमा से 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जो संपत्ति होती है वो राष्ट्र की संपत्ति होती है। वह भूमि जहाँ पर कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो उसको क्या कहते हैं? तो ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि वर्ष में या फिर एक साल से भी कम समय में कोई भी भूमि खेती नहीं की गई हो उसको अपन प्रतिभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रतिभूमि कहते हैं। इसको अपन शॉर्ट में और इसको पड़त भूमि कहा जाता है। पड़त भूमि या प्रतिभूमि इसको कहा जाता है। वह भूमि जहाँ पर 1 से 5 वर्ष कृषि वर्ष में खेती न की गई हो उसको पुरातन जो प्रतिभूमि कहते हैं। ये पुरातन प्रतिभूमि, और जिसमें 1 साल से कम में भूमि नहीं की गई उसको अपन वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा है वो आपकी काली मृदा होती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जिसमें जीव होता है वो जैव है, जिसमें जीव नहीं होता वो अजैव होता है। और फिर बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का प्रकार, तो ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि पंजाब हरियाणा में शुद्ध जो निवल जो बोए क्षेत्र है उसका प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 80%। फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि दूसरा चैप्टर आपका उसमें समकालीन भारत वाला वन्य जीव एवं वन्य जीव संसाधन 2 नंबर का पार्ट है और 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो अबसद का आएगा और एक आपके वन लाइनर का आएगा। तो पहला प्रश्न आपका ये जो कि लास्ट बार आया था ये क्वेश्चन, भारत में विश्व की जो जैव उपजातियाँ वो कितना प्रतिशत पाई जाती हैं? तो भारत में जो विश्व की जैव विविधता है वो आपके 8%, लगभग 16 लाख जो जैव प्रजातियाँ वो भारत में पाई जाती हैं। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये बनता है कि जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो ये 1972 में आया था और 1972 के ठीक 1 साल बाद 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो शुरुआत हुई थी। फिर आपको जो कुछ प्रमुख जो टाइगर प्रोजेक्ट है इनके नाम आपको याद कर लेना है। जैसे भारत का जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जिम कार्बेट के नाम से उस समय था और इसका जो स्थान है वो उत्तराखंड है। फिर बात करते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में ये बना हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में आता है। सरिस्का बाघ रिजर्व जो है अपने राजस्थान में आता है, अलवर जिले में पड़ता है ये, राजस्थान के अलवर जिले में, और ये हरे कबूतर के लिए फेमस है। परियार बाघ रिजर्व ये अपने केरल में आता है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और ये असम में पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके 10वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में स्थायी वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा स्थायी वन है वो एमपी में, मध्य प्रदेश में, और ये 75% के लगभग आता है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल क्षेत्र में कितना जो हिस्सा है वो रक्षित वन का होना चाहिए? तो लगभग ये जो 1/3 हिस्सा वो रक्षित वन का होना चाहिए। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान के किस जिले में 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि
बेरोदेव डाकम सेंचुरी, ये नाम आपको याद करना है। अलवर के जो 5 गांव के लोगों ने एक सेंचुरी घोषित की है जिसका नाम है बेरोदेव डाकम सेंचुरी। और ये अलवर ज़िले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर की जो भूमि है वो दान कर दी है, घोषित कर दी है। तो ये जो जिला है वो कौन सा आपके अलवर ज़िला हो जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में और जो मुंडा और संथाल जनजातियाँ हैं वो किन पेड़ों की पूजा करती हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में एक तो कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, एक तो मुंडा और आपके संथाल, जैसे बिरसा मुंडा है तो वो इसी से संबंधित है। तो ये कौन से पेड़ों की पूजा करती हैं, तो ये एक तो महुआ की करते हैं। महुआ जो कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है। महुए से जो देसी शराब बनाई जाती है, देसी दारू बनाया जाता है। और ये महुए के जो फूल होते हैं, महुए का जो फूल होता है, जो इसको अपन महुआ जिसके फूल होते हैं उससे एक उसको मतलब सूखा करके इसके जो देसी मदिरा बनाई जाती है। इसके अलावा कदम, इसकी भी पूजा करते हैं आदिवासी जनजाति यानी कि मुंडा और संथाल जनजाति के व्यक्ति। अगला प्रश्न आपका है कि किन राज्यों में जनजातियों के दौरान शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो इमली और आम के पेड़ की पूजा ओडिशा और बिहार में की जाती है। चिपको आंदोलन का संबंध तो अपने हिमालय क्षेत्र से है। और अगला प्रश्न ये है कि टिहरी क्षेत्र के लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा किस अभियान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरक के बिना प्रयोग के बिना भी विविध फसल का उत्पादन और आर्थिक उत्पादन संभव है। तो ये दो इसके प्रमुख आंदोलन है, बीज बचाओ आंदोलन और नवदानम। ये दोनों ही आंदोलन आपको विशेष तौर पे टिहरी क्षेत्र के लिए याद रखना है। 1988 में किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का जो पहला प्रस्ताव पारित किया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ये संयुक्त वन प्रबंधन जो लाया गया था वो ओडिशा में लाया गया था सबसे पहले, फर्स्ट टाइम ओडिशा में आया था ये संयुक्त वन प्रबंधन। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके जैव विविधता को परिभाषित करना है। तो किसी पृथ्वी के स्थलीय और जलीय भाग में जो अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती हैं और इसको ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र किसको कहते हैं। तो मानव तथा दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं और इसी को इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। भारत की किन्हीं 2 बाघ आरक्षित परियोजनाओं के नाम बताइए। तो एक तो जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड वाला, एक पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो राजस्थान में विश्नोई समुदाय के द्वारा अभिन्न हिस्सा किन जीवों को माना जाता है। तो एक तो काला हिरण, चिंकारा और नीलगाय और मोर। इनको जो विश्नोई समुदाय जो हैं, जो कि जाम्बोजी के अनुयायी हैं, गुरु जाम्बेश्वर जी हैं, तो उनके द्वारा जो स्थापित समुदाय है वो विश्नोई संप्रदाय है। जिसमें कितने नियम होते हैं, 20+9 यानी कि विश्नोई 29 नियम होते हैं। और ये इसको मानने वाले जो होते हैं उसको विश्नोई कहा जाता है। तो इनके द्वारा जो जंतुओं को जो अभिन्न हिस्सा माना जाता है वो काला हिरण है, चिंकारा है, नीलगाय और मोर। आपने देखा होगा जो काला हिरण है उसका हिट एंड रन जो मामला हुआ था, जिसके लिए सलमान खान आज भी जो जोधपुर में जो पेशी करने के लिए आना पड़ता है। तो ये काला हिरण का ही मामला है, काला हिरण को मार दिया था। तो इसके कारण जो आज भी जो सलमान खान को यहाँ पे जोधपुर पेशी के लिए आना पड़ता है। तो ये बिश्नोई समुदाय के द्वारा ये एक जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और खेजड़ी के वृक्ष को पवित्र वृक्ष मानते हैं, उसकी जो कटने से उसको बचाते हैं। आपने नाम सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई। 363 महिला पुरुषों ने जो अपने पेड़ों के लिए जान दे दी थी, तो वो भी जो बिश्नोई संप्रदाय से ही संबंधित हैं। खेजड़ी का जो मेला बढ़ता है वो अपने सितंबर महीने में आता है, तो वो उसी से संबंधित है। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है। तो जो वन विभाग के द्वारा जो संयुक्त वन प्रबंधन है, शहरी वनों के बचाव के लिए, जो वन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उनके बचाव के लिए कार्य करता है। और उसमें गाँव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन कहते हैं। और इससे पहले सबसे पहले किसने किया था, ओडिशा ने सबसे पहले इसको लागू किया था। फिर आपके पार्ट है जल संसाधन वाला। जल संसाधन वाला पार्ट जो आपके 3 नंबर का है और एक क्वेश्चन आएगा और वो भी 3 नंबर का आएगा। तो इसमें से आपको बस वाला तैयार नहीं करना है और 1 लाइनर रिक्त स्थान भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है कि कृषि वाला पार्ट है जो कि 9वां पार्ट है, 3 नंबर का पार्ट है ये। एक रिक्त स्थान का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं इसमें रिक्त स्थान एग्रीकल्चर वाला। तो पहला प्रश्न है कि कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी देशों में, जैसे आपकी जो असम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, इसमें किस नाम से जाना जाता है। जो कर्तन और दहन, काटो और जलाओ जो खेती की जाती है उसमें उसको जूमिंग खेती कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जूमिंग खेती या जूम खेती उसको कहा जाता है, जिसमें जंगलों को जला करके खेती की जाती है। हमारे देश में अब अरेबिका किस्म की क्या पैदा होती है। तो अरेबिका जो है एक कॉफ़ी है, क्या है, एक प्रकार की कॉफ़ी है। जो कॉफ़ी होती है हिंदी में इसको कहवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कहवा कहा जाता है। तो कहवा कॉफ़ी का जो प्रमुख उत्पादक हैं वो
हमारे देश में अरेबिका जो किस्म होती है उसका याद रखना, आपको कॉफ़ी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट आपके भारत को किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो भाई कपास को भारत का जो मूल स्थान माना जाता है। याद रखना कपास को जो नए युग का जो क्रांति का जो प्रतीक भी माना जाता है और नए युग की शुरुआत भी इसको माना जाता है। इसके अलावा कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। सफ़ेद सोना भी किसको कहा जाता है? कपास को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? तो भाई सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर जो है वो जूट को कहा जाता है। तो याद रखना जूट पर्सन को जूट आपको याद रखना है। कर्तन दहन को मणिपुर में क्या कहा जाता है? तो कर्तन दहन को जो जो जुमिंग खेती होती है मणिपुर में उसको पामलू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पामलू कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो लगभग 2/3, 2/3 भाग जो है अधिकतर जो जनसंख्या वो अपने कृषि कार्य में संलग्न रहती हैं। नेक्स्ट है आपके बायोडीजल की फसलें कौन कौन सी हैं? तो एक तो जेट्रोफा है और एक जोजोबा है। जोजोबा को होबा भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों ही आपको याद रखना बायोडीजल फसलें हैं, इनसे डीजल बनता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला महत्वपूर्ण फसलें। तो वो कौन सी फसलें? इनको रोपण फसल कहा जाता है। इनका बीज तैयार करके फिर इसको रोपा जाता है। जैसे प्याज बोते हैं वैसे इनको रोपा जाता है। आप सभी को पता होगा धान जैसे इसका पहले बीज बोवनी करके फिर इसका जो रोपण किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी? तो चावल भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो भारत जो है अपना वो विश्व में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादक और उपभोक्ता देश है। सबसे ज़्यादा दालें अपने भारत में ही उत्पादित होती हैं। फिर आपकी खरीफ रबी फसल ये आपको अलग से वीडियो में और इनको समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना 10वां चैप्टर जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखो एक आपके 4 नंबर का मैप आएगा और 4 नंबर के मैप में आपको क्या करना है, जो आपके पार्ट में जो खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला पार्ट है आपके समकालीन भारत का जो 5वां पार्ट है उसमें, तो ये 5वां पार्ट है खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला। तो उसमें आपको एक तो याद करना है आणविक ऊर्जा संयंत्र। आणविक ऊर्जा संयंत्र में भी आपको एक तो ये रावतबाड़ा याद करना है, रावतबाड़ा जो कि राजस्थान में है। एक आपको नरोरा याद करना है, नरोरा जो कि यूपी में आता है। एक आपको काकरापारा याद करना है, काकरापारा जो कि अपना गुजरात में आता है। एक आपको तारापुर याद करना है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में आता है। और कर्नाटक में याद करना आपको केगा, और तमिलनाडु में आपको याद करना है कलपक्कम। ठीक है, मैं सीरियल से आपको बता रहा हूँ तो उसको आपको याद रखें। अब सबसे पहले राजस्थान का रावतबाड़ा, उत्तर प्रदेश का नरोरा, और गुजरात का काकरापारा, और महाराष्ट्र का तारापुर, और कर्नाटक का केगा, और गुजरात का कलपक्कम। तो ये प्रमुख जो 6 आपका जो आणविक ऊर्जा संयंत्र 3 ही मैप दे रखे हैं आपको, और तीनों ही मैप को आपको याद कर लेना है। 4 में से 4 नंबर आपके मैप के पूरे हो जाएंगे। फिर आपका चैप्टर आता है 11वां चैप्टर जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग ये आपका 2 नंबर का चैप्टर है। एक तो अबसदा का क्वेश्चन आएगा, एक इसमें वन लाइनर आएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो इससे पहले वाले पेपर में आपका आया था कि जैसे चूना पत्थर है, सिलिका है, जिप्सम है, ये किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वो क्या है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके चूना पत्थर। चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम जो होता है वो आपके सीमेंट उद्योग का प्रमुख है जो कच्चा माल है। तो ये सबसे ज़्यादा जो सीमेंट उद्योग है वो चित्तौड़गढ़ जिले में लगा हुआ अपने राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियाँ जो है वो चित्तौड़गढ़ में। इसका कारण क्या है कि चित्तौड़गढ़ जिले में जो चूना पत्थर है वो सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। चित्तौड़गढ़ में भी आप खूब सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ देखेंगे। जैसे मैं बात करूँ चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा, तो निम्बाहेड़ा के अंदर जो आपके इस आसपास में जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी हुई है वो कौन कौन सी हैं। एक तो जेके सीमेंट है, ठीक है, जेके सीमेंट फैक्ट्री अपने निम्बाहेड़ा में है। इसके बाद में वंडर सीमेंट है, वंडर सीमेंट फैक्ट्री भी निम्बाहेड़ा के पास में जो लसराउन है वहाँ पर है। लाफार्ज है, लाफार्ज भी ये अपने निम्बाहेड़ा के पास में ही। और भी कई सारी फैक्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो आपको बिरला है, क्या है, बिरला है, जो बिरला सीमेंट फैक्ट्री है वो आपके चंदेरिया में लगी हुई है। और फिर बात कर लेते हैं सावा संबूपुरा, तो आदित्य बिरला ग्रुप की जो फैक्ट्री है, अल्ट्राटेक आदित्य बिरला ग्रुप की फैक्ट्री, वो आपके सावा संबूपुरा जो कि चित्तौड़गढ़ के पास में स्थित है। तो वहाँ पर भी जो आपकी ये फैक्ट्री लगी हुई है, सावा और संबूपुरा, ये 2 स्थान है चित्तौड़गढ़ जिले में, सावा और संबूपुरा, जहाँ पर आपकी जो सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलती थी। ये सभी और भी आपके लाफार्ज हैं, वंडर हैं, जेके हैं, जेके सुपर है, चेतक हैं। चित्तौड़गढ़ में चेतक जो है वो भी आपकी जो सीमेंट फैक्ट्री आपको देखने को मिलती है। तो खूब सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ चित्तौड़गढ़ में लगी हुई है। इसका कारण ये कि जो सीमेंट फैक्ट्री में जो कच्चा माल होता है वो चित्तौड़गढ़ में खूब मात्रा में जो निकलता है। इनकी खूब मात्रा में जो कच्चा माल उपलब्ध है चित्तौड़गढ़ में। चूना पत्थर जो लाइमस्टोन होता है वो सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। इस कारण से
चित्तौड़गढ़ को सीमेंट जिला भी कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को सीमेंट जिला भी कहा जाता है। और राजस्थान में सबसे पहले जो सीमेंट की फैक्ट्री लगी थी वो लाखेरी बूंदी में लगी थी, जो लाखेरी बूंदी है वहाँ पर सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री लगी थी। और भारत में सबसे पहले जो सीमेंट फैक्ट्री लगी थी वो चेन्नई में लगी थी, चेन्नई में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री लगी थी, मद्रास चेन्नई में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री लगी थी। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि भारत में जो चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो चीनी, जो शुगर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें अपना जो भारत है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो दूसरा नंबर आपको याद रखना है। चीनी में दो ही शब्द आपके चीनी, तो दूसरा स्थान आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपका ये है कि कौन से उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग होता है वो उसको निर्माण करने का कार्य करता है। फिर आपके चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा खनिज आधारित जो उद्योग का उदाहरण है। खनिज आधारित उद्योग, जो ज़मीन से खनिज निकलता है उस पर आधारित उद्योग कौन सा है। रबड़ उद्योग ये वन पर आधारित है, कागज़ उद्योग ये वन पर आधारित है, और जूट उद्योग ये खेती पर आधारित है। इसका मतलब जो सीमेंट उद्योग है वो खनिज पर आधारित एक उद्योग है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, सीमेंट खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। भारत में अधिकतर पटसन उद्योग, जो जूट पटसन है गोल्डन फाइबर वाला, वो किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न आपका ये है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का जो विनिर्माण है वो कितना योगदान देता है। तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो विनिर्माण में कितना योगदान देता है। तो ये 17% इसमें योगदान देता है। भारत का पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ पे लगाया गया था। तो ये चेन्नई में लगाया गया था, भारत में चेन्नई में है। और राजस्थान में बात करें तो लाखेरी बूंदी का जो लाखेरी है, आप में से होंगे बूंदी जिले से, तो उनको पता है कि लाखेरी में पुराना सीमेंट फैक्ट्री है जो कि भारत राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट फैक्ट्री है। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो सीमेंट फैक्ट्री हैं वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। आगे भविष्य की बात करें तो जैसलमेर जिले में सबसे ज़्यादा जो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर चुना पत्थर बहुत ही ज़्यादा निकले। जैसलमेर का जो सानू क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जो माल है सीमेंट उद्योग के लिए वो लाइमस्टोन चूना पत्थर वो निकल रहा है। तो उसके कारण भविष्य में जो सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री लगने की संभावना वो जैसलमेर जिले में है। फिर आपकी अगला जो प्रश्न है वो 8वां प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है। तो भाई सबसे प्राचीन उद्योग है अपना सूती वस्त्र उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। और ये आपको याद रखना है, सूती वस्त्र उद्योग का जो पहला कारखाना है वो कहाँ पे लगा था। ये 1854 में लगा था। कब लगा था, 1854 में लगा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र की प्रक्रिया है। तो विनिर्माण जो उद्योग धंधे जितने भी है, कल कारखाने जितने भी हैं, वो सभी आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, जो कि कहाँ पे डिपेंड करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड करते हैं। तो ये एक कच्चे माल को पक्की वस्तुओं के उत्पादन में काम करते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। वो जितने भी उद्योग है, विनिर्माण है, वो सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है आपके कोलकाता के निकट जो रिसरा है उसमें पटसन उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया गया था। तो ये 1859 में लगाया गया था। पटसन उत्पादन का जो सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है। तो अपना जो भारत है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है पटसन के हिसाब से। और भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ये सबसे बड़ा है जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइट। याद रखना, एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है कि भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्यों का समूह कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री हैं शुगर मिल वो बिहार और यूपी में देखने को मिलती हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। तो जहाँ कच्चा माल होगा वहीं पे जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ जो फैक्ट्रियाँ वो ज़्यादा लगती हैं। राजस्थान की बात करें तो पहली शुगर मिल जो लगाई गई थी राजस्थान में, आप में से अगर कोई चित्तौड़गढ़ जिला का है तो उसको पता होगा, चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान पड़ता है भोपाल सागर। तो राजस्थान में पहली शुगर मिल जो लगाई गई थी वो भोपाल सागर में लगाई गई थी। भोपाल सागर में एक सीमेंट फैक्ट्री अभी भी वो बंद पड़ी है, और ये निजी क्षेत्र की पहली शुगर मिल थी जो द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है, किस क्षेत्र में के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। यानी कि कौन से क्षेत्र में जो उत्पादक जो होता है वो कच्चे माल को जो पक्की वस्तु में निर्मित करते हैं। तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, किसमें आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो ये आपको याद कर लेना है, द्वितीय क्षेत्र में जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करते हैं, उद्योगों में ये काम होता है। तो उद्योग विनिर्माण जितने भी वो आपके द्वितीय क्षेत्र में ही आते हैं। तृतीय जो क्षेत्र है उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जितने भी आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित जो पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं।
नेक्स्ट है आपके विनिर्माण क्या है। तो विनिर्माण क्या होता है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। भारत का पहला जो सीमेंट उद्योग ये कारखाना वो कब और कहाँ लगा था, तो पहला सीमेंट कारखाना भारत का 1904 में लगता है चेन्नई में, और राजस्थान की बात करें तो लाखेरी बूंदी में लगता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग का नाम क्या है, तो वो आपके हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, जो कि कृषि आधारित उद्योग है। किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो राजधानी वो आपकी बेंगलुरु को कहा जाता है। दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए, तो आपकी सूती वस्त्र उद्योग और आपका पटसन उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। इसके अलावा जो चीनी उद्योग है, जो शुगर फैक्ट्री है, वो भी आपके इसे कृषि पर आधारित है, ये भी याद करना है। राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 में आई थी, और 2005 में आपका मनरेगा आया था। मनरेगा जो है महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है वो 2005 में ही आई थी। किस क्षेत्र में उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करता है, तो हमने ऊपर चर्चा की, ये द्वितीयक क्षेत्र में होता है। सेल का जो पूरा नाम वो क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, याद रखें इसको। आधारभूत उद्योग का उदाहरण कौन सा है, तो जितने भी उद्योग धंधे हैं उसका आधारभूत या इसको मेरुदंड कहा जाता है सभी उद्योगों का, क्योंकि सभी उद्योग जो है वो लौह इस्पात उद्योग पर आधारित है। कोई सा भी काम ले लो, लौह इस्पात तो आपके ज़रूरी चाहिए, तो इसको सभी उद्योगों का जो मेरुदंड कहा जाता है। किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो भाई जो जूट का रेशा होता है उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी विश्व में किसी देश का विकास का पैमाना किसके द्वारा मापा जाता है, तो किसी देश का जो विकास का पैमाना है उस देश में इस्पात के उत्पादन और उसमें होने वाली खपत के द्वारा उसको मापा जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना के दो महत्वपूर्ण कारक बताइए, तो एक तो नियमित ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है और कम कीमत में कच्चे माल उपलब्ध हो जाता है। इस कारण से एल्यूमिनियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो धातु शोधक उद्योग है। वायु प्रदूषण में उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो एक तो आपके सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती है SO2, और एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये दोनों आपके जो वायु प्रदूषण की प्रमुख गैसें हैं। भारत में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है, तो भाई फ्लाई ऐश है, फॉस्फोजिप्सम है, लोह इस्पात की अशुद्धियाँ हैं, ये सभी आपकी क्या हैं अपशिष्ट पदार्थ हैं। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अपशिष्ट में मुख्यतः कौन सी बीमारियाँ होती हैं, तो इनसे कई सारी जैसे रेडियोधर्मी की विकिरण निकलती हैं, जिससे कैंसर होता है, जन्मजात विकार हो जाता है, अकाल प्रसव होता है। तो ये सभी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो रिएक्टर हैं, जैसे कुछ सालों पहले जो कलपक्का में जो इसका हुआ था, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था, तो वो इसी परमाणु के ऊर्जा संयंत्र के कारण ही हुआ था। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 16 कि बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। उद्योगों को नगरों के पास ही केंद्रित होना क्या कहलाता है, तो उसको सम्मोहन बचत कहलाता है। खनिज आधारित उद्योग कौन से, तो लौह इस्पात है, सीमेंट है, औजार हैं और पेट्रो रसायन, ये सभी खनिज आधारित उद्योग हैं। मौसमी उद्योग का उदाहरण बताइए, तो भाई मौसमी उद्योग है वो चीनी उद्योग है। जब गन्ना की जो फसल आती है उस समय ही ये चालू रहता है, तो उसको मौसमी उद्योग कहा जाता है। डलवा या स्पंज लोहे से लोह इस्पात को क्या मिलाकर प्राप्त करते हैं, तो डलवा या स्पंज लोहे से लोह इस्पात, इसमें मैग्नीज, निकल और क्रोमियम मिलाकर जिसको इस्पात बनाया जाता है, जो कि जंग लगने से बचाता है इसको। अगला प्रश्न आपका यह है कि लोह इस्पात में लोह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का जो अनुपात है वो कितना होता है, तो 4:2:1 आपको याद कर लेना है। सेल का पूरा नाम क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको याद करना है, सेल। वर्तमान में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो भाई चाइना है, और चाइना का प्रोडक्शन का हाउस एक प्रकार का बड़ा सबसे जो उत्पादन होता है वो चाइना में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपकरणों को इस्पात किसके द्वारा बेचा जाता है, तो ये सेल के द्वारा बेचा जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लिमिटेड के द्वारा इसको बेचा जाता है। फिर अपना पार्ट है 12वां पार्ट। 12वें पार्ट का नाम आपके है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें से आपके एक तो रिक्त स्थान आएगा, मतलब 3 क्वेश्चन है, तीनों में से एक ही क्वेश्चन आपके इनमें से बनेगा, तो 3 प्रश्न 1-1 नंबर के बनेंगे। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका ये है कि राष्ट्र जो कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं गुजरता है, इनकी कौन सा राज्य से ये लाइन नहीं गुजरती है, तो भाई ये जो मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से जाती है और उत्तर प्रदेश से जाती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं जाती। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, महाराष्ट्र करेंगे। एक पाइपलाइन है ये, इसका याद रखना नाम, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। इसको HVJB कहा जाता है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन है ये। देश में निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों एवं देरी को घटाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है वो वहनांतरण हानियों और देरी को घटाता है, तो पाइपलाइन इसका उत्तर रहेगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन कौन सा है, तो इसको कांडला पतन कहा जाता है। कांडला पतन जो कि गुजरात में आता है। कहाँ पर आता है ये, गुजरात में। पतन का मतलब होता है बंदरगाह, पोर्ट जिसको कहते हैं पोर्ट।
तो ये पोर्ट जो है समुद्र के किनारे जो बने होते हैं इसको कांडला बंदरगाह, और ये इसको ये अभी वर्तमान में इसका जो नाम है वो क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पतन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि कांडला बंदरगाह को अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पंडित जो दीनदयाल उपाध्याय हैं तो उनके नाम से इसका नाम रखा गया है। तो ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। नाम याद रखें, कांडला पतन। इनमें से कौन से दो दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारे को जोड़ता है, तो जो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो पूर्व में और पश्चिम में। सबसे पूर्व में तो आता है असम का सिलचर और पश्चिम में आता है गुजरात का पोरबंदर। तो पूर्व से पश्चिम को जो जोड़ने वाली सड़क है उसको पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। तो पूर्व में तो आपका असम का जो सिलचर है वो आता है, इसमें तो असम का सिलचर आता है, और पश्चिम में आता है अपना गुजरात का पोरबंदर। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो सड़क होती है इनको अपन क्या कहते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर दक्षिण का जो गलियारा वो किसको कहते हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कश्मीर जम्मू कश्मीर में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तो इसको जोड़ने वाली जो सड़क होती है इसको उत्तर दक्षिण गलियारा के रूप में इसको जाना जाता है। जबकि देश की जो 4 महानगर हैं, 4 महानगर कौन कौन से हैं, आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आपका कोलकाता, इन चारों को जोड़ने वाला जो सड़क है, जो 6 लाइन है, उसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के नाम से जाना जाता है। जिसमें जो चारों महानगरों को, देश के जो चारों महानगर हैं इनको जोड़ने के लिए 6 लाइन जो निकाली गई है, तो इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि अंतर्जलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्णतः सुरक्षित है। तो पूर्वी तट पे जो स्थित जो पतन है, यानी कि पतन का मतलब यहाँ पे पोर्ट की बात की जा रही, बंदरगाह की बात की जा रही, तो इसमें जो पूरी तट पर और पूरी तरह से जो सुरक्षित है वो आपके इसमें क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार को दर्शाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। मुंबई समुद्री पतन की भीड़ को कम करने के लिए किस नए पतन का विकास हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि मुंबई की जो समुद्री पतन की भीड़ है उसको कम करने के लिए कौन सा नया बंदरगाह बनाया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा परिवहन का साधन भारत के प्रमुख साधन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रेल परिवहन भारत का जो सबसे प्रमुख जो आवागमन का साधन है। ये क्वेश्चन लास्ट बार आया था परिवहन वाला कि वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था, तो ये 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण होता है। वर्तमान में भारत में कितने रेल खंड है, तो वर्तमान में भारत में 16 जोन में बांटा गया है। जितने भी रेलवे खंड है वो 16 जोन में बांटा गया है। देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, तो लगभग देश का जो 95% जो व्यापार है विदेशी व्यापार वो समुद्र के माध्यम से ही होता है। देश का लगभग 50% लो एस्क का निर्यात करने वाला पतन कौन सा है, तो लो एस्क जो निर्यात के लिए जो फेमस पतन है बंदरगाह है वो आपका मार्मोगांव है। कौन सा है, मार्मोगांव, जो कि गोवा में आता है। ये कहाँ पे आता है, मार्मोगांव, ये एक बंदरगाह है जो कि गोवा में आता है और लो एस्क निर्यात के लिए फेमस है ये। अगला प्रश्न रिक्त स्थान वाला देख लेते हैं कि परिवहन संचार ये क्या है और एक दूसरे के पूरक है, तो और कौन कौन पूरक है, परिवहन, संचार और आपका जो ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा ट्रेड और कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, ये जो सभी आपके एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट है भारत विश्व में सर्वाधिक सड़क मार्ग वाला जो देश है वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं वो अपने भारत में है। किसको है जो राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, तो राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर जो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि कार्ड, लिफाफा, बंद चिट्ठी श्रेणी की डाक समझी जाती है, तो ये प्रथम या पहली श्रेणी की जो डाक टिकट समझी जाती है। अगला प्रश्न आपका ये है कि रजिस्टर्ड जो पैकेट है, किताबें, अखबार, मैगजीन, ये कौन सी श्रेणी की डाक समझी जाती थी, द्वितीय श्रेणी की डाक समझी जाती है। अगला प्रश्न आपका अति लघुतरात्मक वन लाइनर है, तो सीमा सड़क संगठन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। सीमा सड़क संगठन यानी कि जो आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो कब गठन हुआ था और क्यों हुआ था, तो 1960 में देश की जो सामरिक महत्व की सड़कें हैं उनको विकास करने के लिए सीमा सड़क संगठन का जो गठन किया गया था। नाम से पता चल रहा है, याद कर लेना इसको। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में छपेगा या आपके 100% परीक्षा में छपने वाला है। क्या प्रश्न आपके कि विश्व की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है वो कौन सी है, जो टनल है वो कौन सी है, तो अटल टनल है जो कि 9.902 किलोमीटर लंबी है और हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, तो व्यापार संतुलन का मतलब आउटपुट इनपुट बराबर होगा तो उसको व्यापार बैलेंस कहेंगे, ठीक है। तो उसको आयात निर्यात मूल्य अगर बराबर हो तो उसको व्यापार संतुलन कहा जाता है।
पूर्व पश्चिम गलियारा से आप क्या समझते हैं? तो पूर्व में आपके जो असम का सिलचर है वहाँ से, और पश्चिम में जो आपका गुजरात का जो पोरबंदर है उसको जोड़ने वाली जो सड़क है उसको क्या कहते हैं? पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा में क्या होता है कि उत्तर में आपका जो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वहाँ से लगा करके दक्षिण में जो आपका तमिलनाडु का कन्याकुमारी है वहाँ तक की जो रोड है, सड़क मार्ग, उसको जोड़ने का जो कार्य जो सड़क करती है उसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। भारत का जो समुद्री तटरेखा है उसका जो कितने जो पतन है तो आपको बताना है कि प्रमुख जो बात करें, प्रमुख जो आपके बंदरगाह है वो 12 बंदरगाह हैं, और छोटे बड़े आपके जो मध्यम आकार के 200 इसमें बंदरगाह आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख तो आपके 12 हैं जो बड़े लेवल के हैं, और छोटे छोटे आपके 200 बंदरगाह देखने को मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा और किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH7 है, जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। भारत में पहली जो रेलगाड़ी वो कब और कहाँ चली थी? तो 1853 को चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। कितना किलोमीटर चली थी? कमेंट करके बताना कि भारत की जो पहली रेलगाड़ी है जो मुंबई से ठाणे के बीच में चलती है 1853 में, वो कितना किलोमीटर की दूरी तय की थी फर्स्ट बार में? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट जो फिर आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में बड़े शहरों नगरों में 6 जो डाक मार्ग है वो बनाए गए थे, वो कौन कौन से हैं? जो 6 प्रमुख डाक मार्ग है वो कौन से हैं? एक राजधानी मार्ग नाम याद है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, व्यापार चैनल है, बाहरी चैनल और दस्तावेज चैनल। 6 ही नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग या परियोजना से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले जो सड़क है 6 लाइन है, ये 6 लाइन एक चतुर्भुज बना रही है रोड की, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको स्वर्णिम जो चतुर्भुज महामार्ग या फिर परियोजना के रूप में इसको जाना जाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है इसके रूप में इसको जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। भारत के जो 4 महानगर है, महानगर कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन सभी को जोड़ने वाला जो 6 लाइन का रोड है इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं। भारत के प्रमुख जल मार्ग कौन कौन से हैं? जो समुद्र में जो मार्ग है वो कौन कौन से हैं? जैसे हाईवे होते हैं वैसे समुद्र में भी हाईवे होते हैं, तो उनको जल मार्ग कहा जाता है। तो जल मार्ग नंबर 1 है जो कि हल्दिया इलाहाबाद के मध्य में गंगा जल मार्ग के नाम से इसको जाना जाता है, और ये 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा जल मार्ग है आपके जल मार्ग नंबर 2 जो कि सदबिया और धुबरी के मध्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये 891 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट जो बात करते हैं अगला प्रश्न ये है कि भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह उनके नाम बताना है। तो कांडला बंदरगाह, हमने ऊपर इसकी चर्चा की थी। जो कांडला बंदरगाह इसको भी वर्तमान में दीनदयाल पतन के नाम से इसको जाना जाता है, और मुझे लग रहा है कि इस बार आपकी परीक्षा में ये 100% छपेगा। तो नाम याद कर लेना। गुजरात में जो कांडला बंदरगाह उसको वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पतन है उसके नाम से जाना जाता है। मुंबई वृत्त जो प्राकृतिक खुला पतन है, और इसका निर्माण जो ज्वार इसका दबाव इस मुंबई पतन का जो वृहत्तम जो पतन है या बंदरगाह है इसके दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया। मार्मोगांव गोवा में स्थित है, किसके लिए फेमस है? लो एस्क के जो निर्यात के लिए फेमस है। न्यू मैंगलोर जो है वो कर्नाटक में है, और इसका जो काम है वो कुंद्रेमुखी खानों से निकला लोहा एस्क उसका निर्यात करता है। कोच्चि ये लेगुन झील के मुहाने पर स्थित है और प्राकृतिक पतन है। फिर बात कर लेते हैं पूर्वी तट पे जो बंदरगाह उनके नाम। तो पूर्वी तट में कौन कौन से बंदरगाह है? देश का सबसे प्राचीनतम जो बंदरगाह है वो चेन्नई का है, और व्यापार की मात्रा और सामान लादने में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका? तो मुंबई का है। विशाखापत्तनम स्थल से गिरा और गहरा सुरक्षित पतन है। तुतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, और यहाँ तुतीकोरिन से जो मालदीव में श्रीलंका से व्यापार इसके साथ होता है। पारादीप ओडिशा में आता है और लोयस के निर्यात के लिए फेमस है। कोलकाता गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर बना हुआ है। अंतःस्थलीय नदी पतन है, जो हुगली नदी की तलछट पर गाद की इसकी जो प्रमुख समस्या है। हल्दिया जो कि कोलकाता पतन के दबाव को कम करने के लिए निर्मित है हल्दिया। तो ये प्रमुख जो बंदरगाह इनके नाम आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके सत्ता की साझेदारी का है। अब देखो सत्ता की साझेदारी आपके पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो सत्ता की साझेदारी जो पार्ट है वो पहला पार्ट आपके राजनीति विज्ञान वाला, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन अबसद, वन लाइनर और आपके 2 नंबर का। तो अबसद और वन लाइनर देख लेते हैं। विभिन्न सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो सत्ता का जो क्षैतिज वितरण कहलाता है। ठीक है, अलग अलग सत्ता का बंटवारा उसको क्षैतिज वितरण कहते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय 100% आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। प्रश्न आ जाए कि बेल्जियम की राजधानी बताओ, तो ब्रुसेल्स नाम लिख लेना, आंख बंद करके, आंख बंद करके तो नहीं, आंख खुली रख के लिखोगे तभी लिख पाओगे, वरना गलत लिखोगे।
श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? हमारा जो भारत है वो आज़ाद हुआ था 1947 में। कब आज़ाद हुआ? 1947 में। और श्रीलंका एक टुच्चू सा देश है, ये पानी की बूंद के रूप में, यह द्वीपीय देश है। और ये 1 साल के बाद में इसमें आपके जोड़ देना है, तो 1 साल यानी कि 1948 में ये आज़ाद हो जाता है। 1947 के बाद में 1948, भारत के बाद में श्रीलंका। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो आपको याद कर लेना है सिंहली। और सिंहली सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। और ये एक प्रकार की भाषा भी है यहाँ पे, सिंहली भाषा, जो कि यहाँ की राजकीय भाषा है। बेल्जियम में जो डच भाषी क्षेत्र है, आपको याद कर लेना कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डच भाषा बोली जाती है। और कहाँ पे बोली जाती है? तो फ्लेमिश में बोली जाती है। याद कर लेना, फ्लेमिश में ये डच भाषा बोली जाती है बेल्जियम के। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार कौन सी है? तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। और सामुदायिक सरकार का जो उदाहरण है, आपको नाम पूछे तो आपको बेल्जियम नाम लिख देना है। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1956 में श्रीलंका को सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। जैसे हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, वैसे ही श्रीलंका की राजभाषा है सिंहली, और इसको राजभाषा का दर्जा 1956 में मिला था। अगला प्रश्न कि किस देश ने 1970 से 1993 के बीच में अपने देश में संविधान में 4 बार संविधान संशोधन किया है? तो 4 बार जो संशोधन किया था वो बेल्जियम ने ही किया था। याद कर लेना, बेल्जियम, 4 अक्षर ऐसे याद कर लेना। लोकतांत्रिक देशों के देश में एकता तभी संभव है जब लोकतांत्रिक देशों में एकता कब संभव है? जब सभी समुदायों क्षेत्रों की भावना का आदर किया जाए, तभी इसमें संभव है। किस देश के साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती हैं? तो भाई बेल्जियम की सीमा फ्रांस के साथ में लगती है, नीदरलैंड के साथ में लगती है और जर्मनी के साथ में लगती हैं, लेकिन ब्रिटेन के साथ में नहीं लगती। तो इसका उत्तर ब्रिटेन करेंगे। लास्ट बार प्रश्न आया था कि बेल्जियम की सीमा किस राष्ट्र के साथ में लगती है? कोई एक उदाहरण देना था, तो फिर आप इसमें फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड में से कोई सा भी लिख लेना। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके श्रीलंका। ये सामाजिक समूह में होने के कारण इसको सामुदायिक सरकार यहाँ पर भी दिखाई देती है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके श्रीलंका हो जाएगा। और किस देश में 2 समुदायों के बीच में पारस्परिक अविश्वास से बड़े टकराव का रूप ले लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके श्रीलंका में, जो 2 पक्षों में विवाद हो जाता है, एक तो तमिल है और एक सिंहली ग्रुप है, दोनों में जो विवाद होता रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां। बेल्जियम जो किस महाद्वीप का देश है? तो बेल्जियम जो आता है वो अपने यूरोप महाद्वीप का देश है, जबकि हमारा जो भारत है जो एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है, तो यूरोप में आता है बेल्जियम, याद रखें इसको। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? तो ये 2009 में होता है। कब होता है? 2009 में होता है। बेल्जियम में अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो बेल्जियम वाले डच बोलते हैं, जबकि जो श्रीलंका है वहाँ पे सिंहली भाषा बोली जाती है। श्रीलंका में सामाजिक समूह सिंहलियों का जो कुल आबादी है वो कितना % है? तो सिंहलियो जो है वो लगभग 75% है। सिंहलियो जो है, सिंहली, वो कितना है? ये 75% है। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा कब घोषित किया था? तो हमने ऊपर चर्चा की थी 1956 में। बेल्जियम की कुल आबादी का कितना % फ्लेमिश इलाके में रहता है? तो लगभग जो 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? वो डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम के फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोग डच भाषा बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है आपका कि सरकार के अंग कौन कौन से? तो सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न है कि किस देश में सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का अच्छा उदाहरण है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा आपकी बेल्जियम। बेल्जियम जो है सामुदायिक सरकार में सत्ता बंटवारे का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? तो उच्चतर और निम्नतर स्तर की जो सरकारों के मध्य सत्ता का जो विभाजन होता है उसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार और श्रीलंका की जो बहुसंख्यवादी सरकार, उसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार का जो चयन है वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जबकि श्रीलंका की जो बहुसंख्यवादी सरकार है उसको एक समुदाय, जो सिंहली समुदाय है, वही इसको प्रमुख रहता है। सत्ता का क्षैतिज वितरण किसको कहते हैं? तो सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो सत्ता का बंटवारा होता है इसको क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण कहते हैं। नियंत्रण और संतुलन की अवस्था किसको कहा जाता है? तो वह व्यवस्था जिसमें सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे के नियंत्रण में रहता है, जिसमें सत्ता का संतुलन स्थापित बना रहता है, उसको नियंत्रण और संतुलन की अवस्था कहा जाता है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो
सत्ता की साझेदारी में संघर्ष की संभावना को कम करता है और प्रजातांत्रिक भावनाओं के अनुकूल रहता है। अगला प्रश्न कि बहुसंख्य कायम करने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए कदम का उल्लेख कीजिए। तो बहुसंख्य समुदाय को कायम करने के लिए 1956 में सिंहली को एकमात्र जो राजभाषा घोषित करना, ये श्रीलंका सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला प्रश्न है कि 1950 से 1960 के दशक के बीच ब्रुसेल्स में दो जो समुदाय के बीच प्रमुख समस्या थी वो कौन सी थी? तो वो भाषाई विविधता थी। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध और ताकतवर रहे? तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बेल्जियम को समाज के जाति बनावट की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भाई 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका जो क्षेत्र है वो आपका राजधानी क्षेत्र हो जाएगा, जो कि बेल्जियम की राजधानी क्या ब्रुसेल्स है। दूसरा फ्रेंच भाषी जो कि बेलोनिया है, फ्रेंच भाषी क्षेत्र। और तीसरा है आपका डच भाषी क्षेत्र, जो कौन सा आपका फ्लेमिश वाला है। और जर्मन भाषा क्षेत्र जो आपका चौथा क्षेत्र हो जाएगा। तो 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनता ही जो समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है। इनकी मुख्य जो आधार होता है वो राजनीति का वो जनता ही होती है, और ये लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय मैंने ऊपर बता दिया आपको, ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पर स्थित है। और बेल्जियम में नेताओं ने 1990 से 1993 के बीच में अपने संविधान में कितनी बार संशोधन किया था? तो याद रखना 4 बार इन्होंने संशोधन किया था। किस देश में 2 समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास से गृह युद्ध का रूप ले लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके श्रीलंका। श्रीलंका में जो गृह युद्ध है वो भी 2009 में ही समाप्त हुआ था। गृह युद्ध क्या होता है ना, ये एक फनी सी परिभाषा आपको याद रखनी है इसमें। गृह युद्ध इसका मतलब ये नहीं कि घर के अंदर जो युद्ध होता है उसको गृह युद्ध कहते हैं, ऐसा नहीं इसकी परिभाषा। कोई फनी वे में इसको लिख के आएगा, जैसे गोबर गैस क्या होती है, ठीक है। गोबर गैस तो एक आपने देखा होगा फोटो कि ये प्रश्न आता है गोबर गैस क्या है, तो एक गाय की फ़ोटो बना रखी है, उसमें जो गाय जो गोबर करी उसके बाद में फिर उसने एक दे रखा है कि वो गोबर गैस, इस प्रकार से उसने फ़ोटो बना रखा है। या फिर उसने कहा कि जो जर्मनी के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, जर्मनी के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, तो जर्मनी लिख के यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। और फिर यहाँ पे एक टॉर्च बना रखी है, टॉर्च बना के उसके ऊपर ऐसे प्रकाश डाल रहे हैं ऐसे, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। गृह युद्ध से क्या समझते हैं? तो गृह युद्ध किसी देश में सरकार की विरोधी समूह का जो हिंसक लड़ाई होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, जैसे युद्ध होने लगता है ऐसा लगता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। जैसे किसी देश की सरकार में जो विरोधी समूह होता है, सरकार विरोधी समूह, उनकी हिंसक लड़ाई होती है, उसको ऐसा रूप ले ले कि वह एक युद्ध सा लगे, तो आपको गृह युद्ध कहा जाता है। जैसे श्रीलंका इसका उदाहरण जीता जागता। नेक्स्ट है फिर आपकी सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? तो भाई सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है कि वह लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है जो सत्ता की साझेदारी में ही होती है। बेल्जियम की वर्तमान सरकार कौन सी प्रणाली में है? तो आपके संघात्मक शासन प्रणाली में आती है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है? तो साझेदारी का मतलब होता है कि सत्ता में साझेदारी अलग अलग समूह में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। फिर आपके आगे बड़े प्रश्न आएंगे तो उनको बाद में देखेंगे। और अगला जो प्रश्न है वो अगले पार्ट से लेंगे, क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपके संघवाद का 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट में से। एक प्रश्न 3 नंबर का बड़ा आएगा और एक प्रश्न आपके अवसर का छोटा आने वाला है। तो प्रश्न आपके ये आएगा कि भारत की जो संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, मतलब भाषाओं से संबंधित मान्यता प्राप्त दी है। तो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपके 22 भाषा को इसमें दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो जो 7 सिस्टर में आते हैं, असम, मिजोरम, नागालैंड, जो कि जातीय विविधता के आधार पर इनको बनाया गया था, तो ये सभी इनका उत्तर कर देंगे। जबकि 370 आपको पता ही हटा दी गई, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। अब ये 371 कहाँ से संबंधित है? जो मिजोरम, असम और नागालैंड से संबंधित है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किन के बीच में होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में होता है, जैसा कि बेल्जियम में होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची में कौन शामिल है? जो शिक्षा है वो आपके समवर्ती सूची में शामिल है। नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहा जाता है, जबकि जो जिला परिषद होता है उसको क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। नेक्स्ट है नगर परिषद, जिला परिषद नहीं, नगर परिषद। जो नगर परिषद होती है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहा जाता है, जबकि जिला परिषद का जो सदस्य होता है उसको जिला प्रमुख कहते हैं, अध्यक्ष होता है उसको जिला प्रमुख
कहा जाता है। शासन की किस व्यवस्था में सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं? तो संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है? तो इनमें से भाषा के आधार पर कौन सी राज्य का गठन नहीं हुआ है? तो नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो इनकी जो भौगोलिक विषमता है, क्षेत्रीयता है, उनके आधार पर इनका जो जन्म होता है ये भाषा के आधार पर नहीं होता है। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनता है वो आंध्र प्रदेश बनता है। कौन सा बनता है? आंध्र प्रदेश। जो पोमलू है, ठीक है, प्रेमालू, वो शहीद हो गए थे, भूख हड़ताल की थे, आपने देखा होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा इसको। इनमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो इसमें से जो दिल्ली है वो संघीय राज्य नहीं है, ये एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है और देश की राजधानी है। तेलंगाना जो है अपने भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। ये भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। सबसे नया जो राज्य है वो तेलंगाना ही है, जो आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 9। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों और के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो ये न्यायालय के पास में है, ठीक है। संविधान और इसके विभिन्न सरकारों का जो अधिकार है, इनकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो न्यायालय के पास में होता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और ये कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताना। और हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी आपको कमेंट करके बताना है और हमारे मुख्यमंत्री का नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अलग अलग जो देश है उसमें, और वो सभी मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं। इसको अपन 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण के रूप में जानते हैं इसको, यूएसए, अमेरिका। कौन सा राज्य 7 रहकर संघ का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो है स्विट्जरलैंड है, वो 7 रहकर संघ का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न कि केंद्र और राज्य के मध्य में विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो विधायी जो अधिकार है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो शिक्षा है, वन है और विवाह है। शिक्षा, वन, विवाह, लेकिन सिंचाई जो है आपका समवर्ती सूची में नहीं आता है। इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो इनमें से जो शिक्षा है वो संघ सूची में नहीं आता है, बाकी सभी संघ सूची में आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, बैंकिंग सुरक्षा, विदेश मामले, ये सभी संघ सूची इनकी केंद्र सरकार नियंत्रित करती है, जबकि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों नियंत्रित करते हैं। कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो किसी भी सूची का शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, आपके प्रश्न बना हुआ है ये। भारतीय संविधान में कौन सा विषय संघ सूची में रखा गया है? तो संघ सूची में प्रतिरक्षा को रखा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। शिक्षा, वन और विवाह। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण का प्रावधान है? तो 1/3, 1/3, 1/3 या 33%। भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कब उठाया गया था? तो ये 1992 में उठाया गया था, जब बलवंत राय समिति आई थी। व्यापार जो है आपके, ये राज्य सूची का विषय है। विदेश मामले, ये संघ सूची का विषय है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन वो आपको बताएं। बड़े क्वेश्चन बाद में जो अलग से वीडियो में कवर कर लेंगे। अगला चैप्टर आपका ये 15वां, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें आपके पहला प्रश्न अबसद का है, एक अति लघुतरात्मक आएगा, 2 प्रश्न छोटे छोटे और 1 प्रश्न आपका 2 नंबर का बड़ा आएगा। निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ही ऊंचा है? तो नॉर्वे में, स्वीडन में और फिनलैंड में। इनमें जो महिलाओं का जीवन स्तर वो काफ़ी ऊंचा है, उनकी भागीदारी काफ़ी ऊंची है। तो इसका उत्तर देगा उपरोक्त सभी, द वाला उत्तर हो जाएगा। भारत में जनगणना कितने साल में होती है? तो जनगणना, जनता की गणना 10 सालों में होती है। लास्ट बार 2011 में हुई थी, उससे पहले 2001 में हुई थी और होने वाली थी 2021 में, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुई। अभी जो जनगणना होगी वो डिजिटल हो रही है। किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है? तो हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। इसमें किसी भी देश को जो एक धार्मिक या राजकीय धर्म नहीं है। जैसे नेपाल हिंदू राज्य देश है, ठीक है, वहाँ पे हिंदू को जो राष्ट्रीय धर्म के रूप में, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है और पाकिस्तान में इस्लाम है। तो अपना जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें किसी भी धर्म को जो राज की दर्जा प्राप्त नहीं है। किस देश में किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात पर जोर दिया, उसके लिए काम भी किया? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी किया, महात्मा गांधी ने भी किया था और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस देश में समरूप समाज पाया जाता है? तो समरूप समाज जो है वो स्वीडन में पाया जाता है। समरूप समाज स्वीडन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि एक विचारधारा जो अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुष को बराबर मानती है, उसको फेमिनिज्म कहा जाता है, उसको नारीवादी कहते हैं, नारीवादी कहा जाता है।
और जाति ही प्रमुख आधार होती है, इसको जातिवादी कहते हैं। सामाजिक विभाजन वाला क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो सामाजिक विभाजन मुख्यतः जो जन्म पर आधारित होता है। आपका जन्म डिपेंड करेगा कि आपका जो समाज में किस के ऊपर आप, यानी कि आप ओबीसी के हैं, जनरल के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, ये आपके जन्म पे डिपेंड करता है। तो सामाजिक विभाजन का जो आधार है वो जन्म हो जाएगा। किस क्षेत्र की जो संसद की महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो जो नार्डिक देश है, नार्डिक देश, उसमें संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। स्थानीय सरकार जो पंचायती राज में, उसमें महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए? तो भाई 1/3, 1/3 यानी कि 1/3, ठीक है, 33%। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सही बात है। ये एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो भारत में कोई किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो यही हमारा कथन गलत है, ये हमारा उत्तर रहेगा। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, सही बात है। तो और किसी भी धार्मिक समुदाय के सभी लोगों नागरिकों की बराबरी का अधिकार देता है, ये भी इसमें सही बात है। बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। तो लैंगिक विभाजन का मतलब है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी कि स्त्री और पुरुष में अंतर करना, ये लैंगिक विभाजन कहलाता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस में है? तो भाई जो पंचायती राज की संस्था है उसमें सभी में, जो भारत में जो महिलाओं में जो पंचायती राज की संस्था है उनमें आरक्षण की व्यवस्था है। कितना है? तो 1/3, 1/3 है, 33% है। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन जिस देश में पाया जाता है वह देश कौन सा है? तो अपना भारत है, जिसमें जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन पाया जाता है। धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्या शुरू होती है? तो धर्म को राष्ट्र का आधार मानने वाली समस्या शुरू होती है वो सांप्रदायिकता शुरू होती है। सांप्रदायिकता जो है वो धर्म को राष्ट्र का आधार मानने वाली समस्या है। सांप्रदायिकता राजनीति में कौन सा रूप धारण कर सकती है? तो बहुसंख्यवाद, सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक पूर्वाग्रह, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके कि समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? तो जर्मनी में और स्वीडन में आपके समरूप समाज पाया जाता है। सामुदायिक सरकार बेल्जियम और श्रीलंका में, और समरूप समाज जो पाया जाता है वो जर्मनी और स्वीडन में पाया जाता है। नारीवादी आंदोलन क्यों हुए? तो पुरुष और महिलाओं में असमान अधिकार और अवसरों के कारण नारीवादी आंदोलन हुए। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। नारीवादी आंदोलन सबसे पहले अमेरिका में होता है। सामाजिक असमानता में कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? तो लैंगिक असमानता, यानी कि पुरुष और स्त्री में जो अंतर होता है उसको लैंगिक असमानता कहा जाता है। सामाजिक विभाजन किस पर आधारित होता है? तो सामाजिक विभाजन जाति धर्म पर आधारित होता है। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित कानून क्या कहलाता है? उसको पारिवारिक कानून कहते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई एक तरीका सुझाइए। तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो कि 2000, ये घरेलू हिंसा अधिनियम और उनके अन्य जो कानूनी नियम है उनकी जानकारी देना। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भावना बनाने का कोई एक तरीका सुझाइए। तो बड़े सार्वजनिक हितों और धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप करें, तो ये इसका जो तरीका है। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो जाति समूह के पदानुक्रम में एक जाति समूह के लोग सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और अन्य जाति के समूह के जो क्रमागत उनके रूप में नीचे रहेंगे, इसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था अपने भारत में प्रचलित है। लैंगिक जो विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो लैंगिक विभाजन में जो समाज के द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका होती है, इसको लैंगिक विभाजन कहा जाता है। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये गांधी महोदय ने कहा था, गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात महिला और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो सबसे जो 2011 के अनुसार लिंगानुपात है वो 943 है। पुरुष साक्षरता ये आपके 82.14 और महिला साक्षरता 65.46% है। अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। जातिवाद से क्या आशय है? तो जब राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातिगत जो चेतना उकेर कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रक्रिया को जातिवाद कहा जाता है। सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है? तो जब राजनीति में अन्य धर्मों की तुलना में एक धर्म को श्रेष्ठता दर्शाई जाए तो उसको सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। सबसे पहले नारीवादी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नारीवादी आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से होती है। लैंगिक असमानता का आधार, तो प्रचलित जो रूढ़ छवियाँ हैं और तयशुदा जो सामाजिक भूमिका होती हैं, ये लैंगिक असमानता का प्रमुख उदाहरण है।
सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से होती है। एक ही बात है, अमेरिका लिखो या संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर जातिवाद से हमारा समाज लड़ने पर दो प्रभाव बताइए। तो जातिवाद राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता है और जातिवाद धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास में बाधा भी डालता है। फिर आपके अगला जो चैप्टर है वो अपना 16वां चैप्टर है, जो कि राजनीतिक दल वाला है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर का चैप्टर है और 2 क्वेश्चन आएंगे। दो क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो आएगा MCQ में और एक आएगा आपके 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। तो 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन एक तो मैप का आएगा, एक आपका दूसरे चैप्टर का आएगा और एक आपके आएगा ये राजनीतिक दल वाला। तो हम इस वीडियो में इसका जो 1 नंबर का क्वेश्चन इसको कवर करते हैं। 1980 में पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किस दल का निर्माण किया गया? तो भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। अभी जो वर्तमान में बीजेपी है उसको पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था और 1980 में इसी का जो नाम परिवर्तित करके इसको भारतीय जनता पार्टी बनाया था। कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी? तो इसमें से जो भारतीय जनता पार्टी वो इसमें से राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या भी आपको याद करनी है, आगे आएगा क्वेश्चन इसका भी। विश्व में सबसे पुराना जो राजनीतिक दल है वो कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका राजनीतिक दल। ये सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था है। इनमें से राजनीतिक दल का कार्य क्या है? राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं और ये दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष में रखते हैं। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कांशीराम जी। जो कांशीराम है ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं और ये एक मजदूरों का एक संगठन था पहले, बामसेफ। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बामसेफ। तो बामसेफ एक पुराना संगठन था जो कि मजदूरों से संबंधित था और उसी से बना हुआ है जो पार्टी है उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। वर्तमान में जो यूपी में जो मायावती है इनकी प्रमुख है। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? हाथी है। हाथी इनका चुनाव चिन्ह है। आप कमेंट करके बताना कि जो जैसे भी राजस्थान में एक पार्टी है RLP, ठीक है, एक तो RLP का आपको पूरा नाम बताना है, एक RLP का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है और इनके जो संस्थापक है वो कौन है, एक तो आपको ये कमेंट करके बताना है। एक दक्षिणी राजस्थान में पार्टी चलती है, जैसे पहले थी BTP, भारतीय ट्राइबल पार्टी, लेकिन अब इसका जो नाम चेंज करके इसकी जगह दूसरी पार्टी आ गई है, इसी से संबंधित है BAP। तो भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से इसको जाना जाता है। एक तो इसका चुनाव चिन्ह बताना है और एक इसका जो संस्थापक है वो कौन है इसका नाम कमेंट करके बताना है। वर्तमान में क्या BAP पार्टी का कोई जो सांसद या विधायक है, कमेंट करके बताना। और RLP का भी कोई सांसद या फिर MLA है तो उनका भी नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर अपना 7वां है कि इनमें से तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं और ममता बनर्जी इनकी संस्थापक है और वर्तमान में ये मुख्यमंत्री। जब से तृणमूल कांग्रेस पार्टी बने उसके बाद में ये सरकार में यही पार्टी है और यही मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एओ ह्यूम के द्वारा मुंबई में होती है 1885 में, जो कि विश्व का सबसे जो प्राचीन के राजनीतिक दल है। जनमत संग्रह निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो राजनीतिक जो दल होते हैं वो जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है? तो भारत में खूब सारा दल है, बहुत दल है तो इसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भाई इसका जो प्रेरक सिद्धांत है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है देश। नेक्स्ट आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो 1925 में होता है, 1925 में। राजनीतिक दलों में सुधार के लिए संविधान संशोधन किया गए हैं, तो ये किसके लिए किया गया है? ये दल बदल रोकने के लिए, जो 10वीं अनुसूची दल बदल रोकने के संबंधित हैं। नेक्स्ट आपकी किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो एक दलीय व्यवस्था किस में? चीन में। बस वही तानाशाही, मतलब तानाशाही नहीं कहेंगे, वो एक ही दल है, उसमें एक ही दल चलता है और उसके अलावा और किसी की पार्टी वहाँ पे नहीं चलती। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल कितने हैं? तो 7 ऐसे दल हैं जो मान्यता प्राप्त है और वो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ कहते हैं इनको। भारत में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसमें से जो शिवसेना है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। भाजपा है, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लेकिन शिवसेना राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला प्रश्न फिर आपके निबंधात्मक दे रखा है, तो निबंधात्मक जो बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का, इसमें आपको तैयार करवाएंगे एक अलग से पूरे वीडियो में, जिसमें 4 नंबर के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आता है वो चैप्टर नंबर है 17वां चैप्टर ये है कि लोकतंत्र के परिणाम। इसमें से
तीन क्वेश्चन आएंगे, वो तीनों ही एक एक नंबर के आएंगे। ठीक है, अबा सदा में, रिक्त स्थान में और वन लाइनर में। तो पहला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। तो याद रखना, उत्तरदायी गठन का जो सरकार है वो केवल लोकतंत्र में होता है, डेमोक्रेसी में होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हो जाएगा। किस शासन प्रणाली में वैध सरकार का गठन होता है। तो वैध सरकार का गठन भी डेमोक्रेसी में ही होता है, लोकतंत्र में ही होता है। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। विश्व में, वर्तमान में विश्व में किस प्रकार की सरकारों का संरचना नैतिक है। तो लोकतंत्रात्मक जो सरकार है उसका जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि तानाशाही में निम्न में से जिस संदर्भ में तानाशाही लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए वह कौन सा है। तो देखो, तानाशाही जो सरकार होती है उसमें जो निर्णय लेने वाला होता है वो तानाशाह खुद होता है, यानी कि जो तानाशाह कहेगा वही इसमें होगा। और जबकि लोकतांत्रिक सरकार में सभी का सलाह लेनी पड़ती है, सभी इसका जो पक्ष विपक्ष सभी को साथ में लेकर काम करना पड़ता है। तो एक तो ये है कि उच्च आर्थिक विकास दर, तो उच्च आर्थिक विकास दर ने इनको जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। लोकतंत्र संरक्षण की अन्य अवस्थाओं से बेहतर हैं। लोकतंत्र जो है वो अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर, इसका कारण क्या है, नागरिकों में समानता का भाव बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है और गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये लोकतंत्र में सब संभव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है। तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है वो न्याय का वितरण पर आधारित होती है, सामाजिक राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक विषमता पर, और इसके अलावा ये जो आधारित होती है वो न्यायपूर्ण वितरण पर। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इसमें से कौन सा एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसमें से जो बहुसंख्यकों का शासन जो है वो इसमें लोकतंत्र के व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बाकी स्वतंत्र और आपके निष्पक्ष चुनाव है, व्यक्ति की गरिमा है और कानून के समक्ष समानता। ये क्वेश्चन लास्ट बार आया था, ऐसा कैसा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानता के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। तो राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान का क्वेश्चन आएगा इसमें। तो पहला प्रश्न रिक्त स्थान का है कि लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो लोकतंत्र में शासन की जो शक्ति होती है वो जनता के हाथों में होती है। जब जनता चाहती है उसको राजा बना देती है। ठीक है, तो इसमें जो जनता के हाथों में इसकी जो शक्ति होती है। आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही सरकार, आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही सरकार व्यवस्था वाले देशों का जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, वो अच्छा है। कैसा है, वो अच्छा है। नेक्स्ट है कि अधिकार के तहत सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो सूचना का अधिकार, आरटीआई, सूचना का जो अधिकार है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस सूचना के अधिकार जो कि 2005 में आया था, अरुणा राय के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। तो उनमें जो एक सरकार के कोई भी ऑफिस होता है, सरकारी ऑफिस, उससे हम उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही सरकारों की तुलना में जो समय है वो ज़्यादा लगता है। देखो, लोकतंत्र में तो सभी का फैसला जो भी है उसमें जो फैसले लेने होंगे उसमें सभी की जो सलाह लेनी पड़ेगी, सभी का पक्ष विपक्ष जानना पड़ेगा। लेकिन तानाशाह में इतना समय नहीं लगता है। जो तानाशाह बस 5 सेकंड में जो फैसला लेता है वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी समाज की जो मतभेद होते हैं उनको क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो राजनीतिक समानता पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि शासन की वह व्यवस्था जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में होती है। अगर शासन की शक्ति केवल एक व्यक्ति के शासन हाथों में होती है, जैसे हमने नाम सुना होगा जो साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया, उसका शासक किम जोंग उन है, किम जोंग उन इस प्रकार का नाम है। तो किम जोंग उन जो है उनमें तानाशाही सरकार है, वहाँ पे जो तानाशाह वो एक व्यक्ति के देता है वही पूरे देश में लागू होता है। तो यहाँ पर जो सरकार है वो कौन सी है, वो तानाशाही शासन व्यवस्था कहलाती है। जिसको अपन तानाशाही, इसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है, तानाशाही। जैसे हिटलर था, तानाशाह था एक प्रकार का। नेक्स्ट है व्यक्ति की और के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन मामले में काफ़ी आगे होती है। तो व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति की एक तो गरिमा और गरिमा के अलावा स्वतंत्रता या आज़ादी,
स्वतंत्रता या आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे होती हैं। भारत के प्रतिशत लोग मानते हैं कि सरकार की चाल डाल उनके वोट पर असर पड़ता है। तो भारत में लगभग जो 67% लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी जो सरकार की जो चाल डाल है उन पर जो उनके वोट का काफ़ी असर पड़ता है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। तो ये आर्थिक असमानताओं को कम करने में सफल नहीं हो पाई है, जबकि जो जितने भी तानाशाह देश हैं उसमें ये आर्थिक समानताएं इतनी नहीं है। नेक्स्ट आपके सैद्धांतिक रूप से जो लोकतंत्र का जो अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इतना अच्छा है नहीं, है ना। सैद्धांतिक रूप में ठीक है, व्यवहार में इतना अच्छा जो होता नहीं है, तो व्यवहार में इतना अच्छा नहीं होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि में इस बात पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कानून कायदे के अनुसार होंगे। तो ये ऐसा लोकतंत्र में होता है। तो लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार ही होंगे। 13वां जो प्रश्न आपके ये कि सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। तो इसका हो जाएगा आपके लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसका एक बड़ा गुण होता है। वैध शासन मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर होती है। वैध शासन व्यवस्था के मामले में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वो निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर होता है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ है कि लोगों की राय से शासन नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था में सर्वाधिक सुरक्षित है। लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था उसमें सर्वाधिक सुरक्षित क्या है, तो वो है आपके व्यक्ति की गरिमा सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती है। फिर आपके व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है उसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतांत्रिक सरकार सदा नागरिकों का सम्मान करती है। तो किसका सम्मान करती है? लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान नहीं करती है। नेक्स्ट है फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न, लोकतंत्र शब्द का विशेषता बतानी है। तो निर्वाचन प्रतिनिधि या लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ावा देता है। प्रजातंत्र के निर्णयों में देरी क्यों होती है? तो क्योंकि प्रजातंत्र विचार विमर्श और समझौते के विचारों पर आधारित होता है, इसलिए। कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? तो वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जो कि पूरे विश्व में स्वीकार्य है। अधिकतर देशों में यही आपकी लोकतांत्रिक सरकार चलती है। अलोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र की तुलना में जल्दी निर्णय लेती है, क्योंकि उन्हें विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है। वहाँ पर जो एक तानाशाह होता है वह इसका निर्णय लेता है। शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? तो लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेसी वाली जो शासन व्यवस्था होती है उसमें ये गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र को सकारात्मक का अधिक अच्छा रूप क्यों माना जाता है? कोई उदाहरण बताइए। तो इसमें लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र के 2 गुण बताइए। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी जिम्मेदार व्यवस्था है और लोकतंत्र वैध शासन की व्यवस्था है। फिर आपके 18वां पार्ट आता है विकास वाला। अब ये जो पार्ट है आपके अर्थशास्त्र वाली जो किताबें वहाँ से लिया गए हैं। तो पहला पार्ट है आपका इसमें विकास वाला। इसमें 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 1 नंबर का और एक आपके 2 नंबर का। तो 1 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से वो देख लेते हैं। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होता है? तो किसी भी देश का जो विकास होता है, एक तो प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा जो इनकम होती है उसके ऊपर, प्रति व्यक्ति आय, औसत इसकी साक्षरता दर, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, और लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, लोग बीमार तो नहीं रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, इस प्रकार पे विकास को तय किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से भारत पड़ोसी देशों में से किस मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो मानव विकास के लिहाज से जो श्रीलंका की स्थिति वो भारत से बेहतर है। भारत में साक्षरता दर के आधार पर सबसे अच्छी स्थिति किस राज्य की है? तो केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। केरल में पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा हैं। इनमें से गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा जो एक बार में उपयोग लेने के बाद में दूसरी बार काम नहीं ले सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कच्चा तेल। ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो यूएनडीपी। नेक्स्ट आपके मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? तो अपना जो भारत है वो मध्य आय वर्ग वाला देश है। विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? तो जो प्रति व्यक्ति आय है उसको प्रयोग में लिया जाता है किसी देश का विकास देखने के लिए। औसत आय किसको कहा जाता है? तो जो प्रति व्यक्ति आय होती है इसको औसत आय कहा जाता है। तो अगला प्रश्न आपके है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य के है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके हरियाणा। हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये थे आपके अबसदा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना, वो अपना चैप्टर है 19वां चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें से आपके 5 नंबर के इसमें टोटल 3 प्रश्न बनेंगे। एक तो प्रश्न बनेगा आपके 1 नंबर का और 2 प्रश्न बनेंगे 2-2 नंबर के। तो 3 प्रश्न 5 नंबर के बनेंगे। तो रिक्त स्थान के क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो इसमें देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि। तो प्राकृतिक जो संसाधनों का उत्पादन है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो कृषि करेंगे। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वर्तमान में भारत में जो सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय आय में वो तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है। तो इसका उत्तर करेंगे तृतीय क्षेत्र का है। अगला प्रश्न है किसी देश के भीतर की विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? उसको जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जीडीपी कहा जाता है। वस्तुओं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं के मूल्य में का मूल्य सबसे पहले ही शामिल होता है। तो वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य वो पहले ही शामिल होता है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो मनरेगा का जो पूरा नाम है वह आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005। नेक्स्ट है में परिसंपत्ति और स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके निजी क्षेत्र में जो भी परिसंपत्तियाँ होती है उसमें स्वामित्व और सेवाओं का वितरण किसी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। टिस्को का पूरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र में ये तो हो जाएगा आपका। टिस्को का पूरा नाम क्या है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को कहा जाता है। कपास एक उत्पाद है, तो कपास एक प्राथमिक उत्पाद है और कपड़ा जो है इसका जो एक अंतिम उत्पाद हो जाएगा। तो ये भी लाइन आपको याद कर लेनी है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है पार्ट 20 से, जो कि आपकी मुद्रा और साख वाला जो पार्ट है इकोनॉमिक्स वाली किताब का। इसमें 5 नंबर के टोटल इसमें आपके बनेंगे 3 क्वेश्चन। एक तो MCQ का, एक 1 लाइनर और एक आपका 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा। तो पहला प्रश्न अबसदा का ये है कि करेंसी नोट कौन जारी करता है? पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो करेंसी नोट जो है RBI जारी करता है। तो इसमें आपको याद रखना है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतम जो निर्णय वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो वो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह का जो संबंध है वो किससे है? तो ग्रामीण लोगों का समूह जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं उसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। मुद्रा का जो आधुनिक रूप है वो क्या है? तो चेक है, मांग जमा है और आपका कागजी मुद्रा है। नेक्स्ट है तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख में वाली संस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके RBI। शर्तों, ऋण की शर्तों में क्या क्या शामिल है? तो ब्याज दर की निर्धारण, समर्थक का ऋणाधार और आवश्यक कागजात। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी के लिए करता है? तो वो समर्थक जो ऋण आधार होता है उसका उपयोग करता है। बैंकों में ऋणों के औपचारिक स्रोतों का जो कार्यपालिका प्रणाली है वो कौन नियंत्रित करता है? तो जो औपचारिक स्रोतों का जो कार्य प्रणाली है उसको ऋण के नियंत्रित करने का कार्य RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक और 2006 में शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इनका जो है वो ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं और 2006 में इनको जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर 1 लाइनर क्वेश्चन में देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु के बदले, जो मुद्रा के बदले जब वस्तु दी जाती है, वस्तु का मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु के बदले वस्तु का लेना देना जो होता है उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे घर से जो गेहूं लेकर जो सब्जी लाते हैं वो वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु। मांग जमा क्या है? तो बैंक खातों में जमा धन की मांग के जरिए निकालना मांग जमा कहलाती है। अगला प्रश्न है कि ऋण की शर्तों से क्या अभिप्राय हैं? तो ब्याज की दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके सभी ऋण की शर्तों में शामिल रहते हैं। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा एक वैधानिक वस्तु है जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य होता है।
मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का एक माध्यम है। फिर आपके अगला जो चैप्टर है वो आपके 21वां पार्ट है, जिसका नाम है आपके वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। 5 नंबर का पार्ट है, एक अबसद, एक रिक्त स्थान, एक वन लाइनर और एक 2 नंबर का। टोटल 4 प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है। विभिन्न दो देशों के बीच में जो संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? तो श्रमिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। विदेश व्यापार किसके बीच में होता है? तो दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, तो वो हो जाएगा आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। वैश्वीकरण में सर्वाधिक लाभान्वित कौन हुए हैं? तो धनी वर्ग के जो उपभोक्ता वो सबसे ज़्यादा प्रभावित लाभान्वित हुए हैं। जो फोर्ड मोटर है वो किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड जो मोटर है वो अमेरिका की कंपनी है। किसकी है? अमेरिका की। और टाटा मोटर्स अपने इंडिया की है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कौन सा निवेश कहते हैं? उसको विदेशी निवेश कहते हैं। ये लास्ट बार आया था तो इसको विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा निवेश किया जाता है उसको विदेशी निवेश कहते हैं। में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया, ये भी लास्ट बार आया था, 2023 में आया था ये। तो ये आ जाएगा आपके प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विशेष तौर पे इसने जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया उसको तीव्र प्रेरित किया है। तो प्रौद्योगिकी इसमें लिखेंगे, प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट जो रिक्त स्थान है वो इस प्रकार से हैं। परिसंपत्तियों की खरीद और व्यय की मुद्रा क्या कहलाती है? तो उसको निवेश कहते हैं। परिसंपत्तियों में जो खरीद में व्यय और मुद्रा जो व्यय की जाती है इसको निवेश कहा जाता है। इसको यहाँ पे निवेश लिखना है। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा व्यापार में अवरोधों को और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको उदारीकरण कहते हैं। उसको उदारीकरण कहा जाता है। किसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को सरल बनाना है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके WTO। ये प्रश्न आया था लास्ट 2022 में कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी है रैनबैक्सी। तो रैनबैक्सी किसका उत्पादन करती थी? दवाइयाँ बनाती है। दवाइयाँ बनाने का काम करती है रैनबैक्सी। अति लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत दो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी हैं? तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, यूनिलीवर लिमिटेड और कोका कोला, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि विदेशी कंपनियां हैं। विदेशी निवेश किसको कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। वैश्वीकरण तो विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया इसको वैश्वीकरण कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? तो वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, इसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। निवेश तो परिसंपत्तियां जैसे कि भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है? तो विदेशों में होने वाले आयात पर लगने वाले प्रतिबंध व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। जैसे आयात कर है, कोटा है, सभी इसमें शामिल होते हैं। फिर आपके जो पूरा जो चैप्टर लगभग समाप्त होने में, अंतिम चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, जो कि 2 नंबर का चैप्टर है। एक तो वन लाइनर आएगा और एक MCQ आएगा। पहला प्रश्न है कि उपभोक्ता का अधिकार कौन सा नहीं है? तो सूचना पाने का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है। कीमत में कमी का अधिकार जो है उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में आया था। उपभोक्ता दिवस कब मनाते? तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया। वह कौन सा कानून था? तो वह सूचना पाने का अधिकार था, जिसको अपन RTI कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहा जाता है इसको, RTI 2005। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो डेट याद कर लेना, 24 दिसंबर को। एक मार्क का जो चिन्ह है वो किसके लिए काम में लेते हैं? तो एक मार्क खाने की चीज़ों के लिए काम में लेते हैं, एक मार्क। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं के अधिकार में कौन सम्मिलित है? तो उपभोक्ताओं के अधिकार में प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, चुनने का अधिकार, ये तीनों शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान करता है, तो ये जो मानक प्रदान करने का कार्य IBO करता है, ये भारतीय मानक ब्यूरो करता है। फिर आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, उपभोक्ता के 2 अधिकारों के नाम, सूचना पाने का अधिकार और चयन का अधिकार। भारत में उपभोक्ता जागरूकता को बनाने के लिए चलाए जा रहे एक कार्यक्रम का नाम जागो ग्राहक जागो। RTI का पूरा नाम क्या है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, या फिर सूचना पाने का अधिकार है। और राष्ट्रीय जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है 1986, उसका दूसरा नाम क्या है? तो कोपरा है। क्या नाम है? कोपरा, COPR है। यदि एक व्यापारी उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई गई है और तो किस उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत वह नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है? तो सुरक्षा के अधिकार के हिसाब से वो जा सकता है।
कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के कितने स्तर हैं और कौन कौन से हैं? तो कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता निपटारे की जो स्तर है वो 3 हैं, जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होता है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय प्राधिकरण राज्य आयोग कितनी राशि के दावों संबंधी मुकदमों पर विचार करती हैं? तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच में विचार करती हैं। तो ये तो हो गया आपका पूरा किताब, जिसके मैंने इसमें आपके सभी जो MCQ हैं वो आपको कवर करवाए। वन लाइनर जो आपके देखो MCQ के 18 क्वेश्चन आएंगे और वन लाइनर के आपके आएंगे 12 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन आएंगे आपके रिक्त स्थान के। टोटल 36 नंबर का मैटर हमने कवर किया, जो कि आपके और भी बाकी जो क्वेश्चन है वो भी कवर करेगा। लगभग 80 में से 40 नंबर का जो मैटर है वो लगभग हमने कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें 80 में से आपके जो इस वीडियो के माध्यम से आपके 35+ प्रश्न आप आराम से इसमें सही कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके तो पूरे में से पूरे 40 में से 40 जो 36 में से 36 नंबर आपके पूरे ये छोटे छोटे क्वेश्चन सही होंगे। तो और भी आपके जो वीडियो आएंगी बाकी प्रश्नों के भी, जिसमें आपके ये मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। इसकी PDF पूरी ऐप के ऊपर उपलब्ध है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2 मॉडल पेपर है, दोनों सॉल्व करवा देंगे। और एक वीडियो आपका जो मैप का आने वाला है, मैप का और आपके निबंधात्मक जो आपके 3 प्रश्न होंगे, उन तीनों प्रश्नों का जो मैप का वीडियो और निबंधात्मक प्रश्नों का एक वीडियो, यानी कि 4+4+4 इन 3 प्रश्नों का जो एक वीडियो और कवर कर लेंगे, जिसमें आपके एक तो मैप वाला क्वेश्चन, एक दूसरे पार्ट का और आपके जो राजनीति वाला जो पार्ट है उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो वाला क्वेश्चन हम तैयार करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आपका पूरा फ़ायदा मिलेगा। ऐप के ऊपर मैंने टेस्ट डाल दिए, आप टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप ज़रूर ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज उसको ज़रूर ज्वाइन करना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तो आपको मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी इसका जानकारी मिल सके।